नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझेंगे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा छठवीं की भाषा भारती। इसमें जो भाषा भारती दी गई है एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में, इसमें एक निश्चित प्रश्न दिए गए हैं कि आपको प्रत्येक पाठ से कितने प्रश्नों की तैयारी करना है। उन्हीं प्रश्नों में से वार्षिक परीक्षा में और अर्धवार्षिक परीक्षा दोनों में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए इसे, यहाँ देखिए पाठ है एक जो दिया गया है, इसमें है विजय विश्व तिरंगा प्यारा। जो हमारा तिरंगा झंडा है पूरे विश्व में, माने हर जगह के तिरंगा झंडे से ही सबसे अधिक हमें प्यारा है, ठीक है ना। तो देखिए इस पाठ के पूर्व की तैयारी और इसके दिशा निर्देश दिए गए हैं। यहाँ जो दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज का जो चित्र है हमें उसकी जानकारी होना चाहिए। और विजय विश्व जो तिरंगा है हमारा, उसका स्वर वाचन भी हमें अच्छे से आना चाहिए। और इसके जो उच्चारण हैं, उनकी पंक्तियों का उच्चारण, क्योंकि इसमें कठिन शब्द दिए गए हैं, उन सब का उच्चारण अच्छे से बनना चाहिए, है ना। जैसे सुधा, विश्व, शत्रु, झंडा, स्वतंत्रता इत्यादि शब्द ऐसे पर्यायवाची शब्द हैं शब्दों के, तो इनको हमें अच्छे से 2-3 बार इनको जो है पढ़ लेना है ना। जैसे अचल, अटल, अविचल, स्थिर, है ना। झंडा माने ध्वजा, पताका, तन यानी शरीर, दे, ये इसके पर्यायवाची इसके दिए गए हैं। तो इस प्रकार के जो इसमें शब्द आए हैं, इन सभी शब्दों का हमें संकलन करके इन सभी शब्दों को हमें बार बार दोहराना चाहिए। तो यहाँ देखें, तो प्रश्न एक दिया गया है कि इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए। इस पंक्ति किसके संबंध में कही गई है? तो ये ध्वज के संबंध में, जो हमारा 3 रंग का झंडा है उसके संबंध में कही गई है। ये सी वाला ऑप्शन यहाँ पे हमें लिख देना है, ठीक है। प्रश्न दूसरा है, तिरंगे में स्थित केसरिया रंग किसका प्रतीक है? तो जो केसरिया रंग होता है ये समृद्धि का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? समृद्धि का। यहाँ से देखें तो अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न तीसरा है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये जो कविता है इसके अनुसार सरसराने या सरसाने शब्द का अर्थ क्या है? सरसाने शब्द का अर्थ है संचारित होना, ठीक। प्रश्न 4 देखिए, इसमें है भारत माता रेखांकित शब्द युग्म में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है? यहाँ भारत और फिर देखिए यहाँ पे ये चिन्ह लगा हुआ है, फिर लिखा माता, भारत माता। इस चिन्ह का नाम क्या है? इसका नाम है योजक चिन्ह। कौन सा चिन्ह? योजक चिन्ह। जैसे हम माता पिता, है ना, इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हैं, तो यहाँ हम बीच में चिन्ह लगा देते हैं। इस चिन्ह का नाम है योजक चिन्ह, ठीक है। इसको हमें ध्यान में रखना है। प्रश्न 5 दिया गया है, स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग करके एक वाक्य बनाइए। तो स्वतंत्रता शब्द इसका प्रयोग करना, तो देखिए प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राणों से प्रिय होती है। स्वतंत्रता, हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, है ना। तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं। प्रश्न 6 देखिए, सुधा शब्द का पर्यायवाची शब्द लिख करके वाक्य बनाइए। सुधा शब्द से पर्यायवाची सुधा के क्या क्या होते हैं? उसके होते हैं पीयूष, अमृत। तो इनके वाक्य हम बनाएंगे, सुधा पान से व्यक्ति अमर हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से हम वाक्य बना देंगे। प्रश्न देखिए यहाँ से जो 7वां दिया गया है, लघुत्तरीय प्रश्न है। तो इसमें है कि इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए, है ना। पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इस कविता में जो ये पंक्ति आई है, इसकी शान जाने ना पाए और चाहे जान भले ही जाए, तो भारत माता की शान और गौरव के प्रतीक तिरंगे की प्रतिष्ठा में तनिक भी कमी नहीं आना चाहिए, चाहे भले ही हमारे प्राण ही क्यों ना चले जाएं। ये हमें ये जो है ये कविता सिखा रही है, ठीक है ना। पाठ 8 प्रश्न 8 देखिए, इसमें है कि ध्वजारोहण के लिए आपको कौन कौन से संसाधनों यानी वस्तुओं की आवश्यकता होगी? तो देखिए ध्वजारोहण के लिए सबसे पहले तो हमें तिरंगा चाहिए पड़ता है, और उसमें लटकाने मतलब रस्सी चाहिए है जिससे कि हम उसको फहरा सकें। पुष्प यानी फूलों की हमें ज़रूरत पड़ती है, और एक ध्वज दंड होना चाहिए, एक बहुत बड़ा डंडा होना चाहिए, है ना। इन सभी चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है। कब? ध्वजारोहण के लिए। प्रश्न 9 देखिए, इसमें दिया है कि तिरंगे को देखकर वीरों के मन में कौन कौन से भाव जागृत होते हैं? तो तिरंगा को देख करके वीरों के मन में, यहाँ मन में साहस, जोश, शक्ति व देशभक्ति जैसे भाव जागृत होते हैं, ठीक है। तो इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से 2-3 बार आप पढ़ेंगे या इसी वीडियो को दोहराएंगे तो आप निश्चित ही इन सभी प्रश्नों को आराम से याद कर सकते हैं। प्रश्न 10 दिया है, तिरंगे के विषय में जानने के लिए आप कौन कौन से प्रश्न करना चाहेंगे? कोई 3 प्रश्न बना करके लिखिए। तो देखिए
तिरंगे के विषय में यदि हम जानना चाहेंगे तो तिरंगे की हमें लंबाई और चौड़ाई किस माप में होती है, यह हमें जानने की आवश्यकता होती है। और तिरंगे के प्रत्येक रंग का क्या अर्थ है, इसमें 3 रंग होते हैं, तीनों रंग के अलग अलग अर्थ होते हैं, वो अर्थ हमें मालूम होना चाहिए। तिरंगे के चक्र में, जो चक्र रहता है ना बीचों बीच, उसमें कितनी तीलियां होती हैं, इसकी भी हमें गिनती आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ देखें प्रश्न 11वां दिया गया है। यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, तो इसमें दिया गया है कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा कविता दी गई है। जो इस कविता में तिरंगे झंडे को ऊंचा रखने के लिए क्या करना चाहिए और किस प्रकार के लिए इसमें बातें कही गई हैं, उनको अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए, इस कविता में कवि ने झंडे को ऊंचा रखने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने की बात कही है कि प्राण भले ही जाएं, है ना। भारत की आन बान और प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तिरंगा हमारी राष्ट्रीय भावना का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो विजयी विश्व तिरंगा है, इस कविता में इसको ऊंचा रखने के लिए ये बात कही गई है। ठीक, यहाँ पर देखिए प्रश्न 12 दिया है कि नीचे दी गई पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ देखें जो पंक्तियाँ दी गई हैं इस कविता की, इसमें है कि आओ प्यारे वीरो आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, और एक साथ सब मिलकर गाओ। तो आओ प्यारे वीरो आओ, तो जो भारत की प्यारे वीरों को आओ आओ बुला रही है, और देश और धर्म की रक्षा के लिए क्या कह रहे हैं कि अपने प्राणों की बाजी लगा दो, यानी देश धर्म पर बलि बलि जाओ, अपने देश धर्म की रक्षा के लिए अपनी प्राणों की बाजी लगा दो, और एक साथ यानी सभी मिलकर के क्या गाओ, एक साथ मिलकर के कहो कि भारत हमारा प्यारा देश है। ये क्या कहो, सभी पूरे भारत के सभी लोग एक साथ मिलकर के ऊंची आवाज में कहो कि भारत हमारा प्यारा देश है, और झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस विजयी भावना का प्रतीक हमारा झंडा सदा कैसा रहे, ऊंचाई पर लहराता रहे। तो ये जो यहाँ पे पंक्तियाँ दी गई हैं, इस प्रकार से ये सब हमारी भावनाओं को जागृत कर रही हैं, है ना। तो ये जो पाठ दिया गया है था, इस पाठ 1 में प्रश्न 1 से 12 तक के सभी प्रश्न आपने अच्छे से समझे हैं। और यदि मान लीजिए आप आगे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यह पार्ट 2 है, और पार्ट 2 में दिया गया है कटुक वचन मत बोल। कटुक माने कड़वे वचन, मत बोल यानी बोलना नहीं चाहिए, है ना। तो इस पाठ के पूर्व के कुछ निर्देश और तैयारी दी गई है। यहाँ देखें तो हमें ये जो दिया गया है इसको जरूर एक बार अच्छे से पढ़ भी लेना है। तो इस पाठ में जो इस प्रकार के कटुक वचन मत बोल, इसमें लिखा है कि जीवन को सफल बनाने के लिए हमें विनम्र भाषा, मधुर व्यवहार, इसकी उपयोगिता होती है। यदि हम अच्छे बनना चाहते हैं तो हमें अपनी वाणी पर जो है मधुर वचन बोलना चाहिए। ठीक है, आदर्श वचन हमें बोलना चाहिए। नवीन जो इसमें पाठ में शब्द आए हैं उनको भी हम समझेंगे। देखिए यहाँ पर बहुत से ऐसे शब्द हैं जैसे बेकारी, अभिकारी, है ना। इस प्रकार के जो शब्द आए हैं, इन सभी शब्दों का अर्थ जानने के लिए हम इस पाठ को अध्ययन करेंगे। और यहाँ देखें जैसे मान लो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं लिंग, वचन, कारक, ये शब्द इसमें एक दूसरे में किस प्रकार से बदलते हैं हम। लड़का का लड़की, अच्छा, अच्छे, अच्छी, है ना। इस प्रकार से जाता, जाते, जाती, है ना। इस प्रकार के यहाँ पे जो शब्द आए हैं इसको समझेंगे। यहाँ देखिए प्रश्न दिया गया है एक अभिकारी शब्द है। अभिकारी शब्द इसमें जो आया है वह है प्रतिदिन। प्रतिदिन अभिकारी शब्द है। प्रश्न 2 है जीभ कोमल है, दांत कठोर हैं, मतलब इसका कथन क्या हुआ। इसका कथन ये कन्फ्यूशस है। क्या है ये, कन्फ्यूशस, जो कि डी में दिया गया है। हमें यहाँ पे इसको लिख देना। ठीक, प्रश्न 3 यहाँ से अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न 3 में है कि कटु सत्य को प्रिय और मधुर कैसे बनाया जा सकता है। जो कटु कड़वे वचन हैं, सत्य हैं, उनके प्रिय और मधुर कैसे बनाया जा सकता है। तो अपनी वाक चतुरी से, जो हम अपनी वाक माने हम बोलते हैं, है ना। तो बोलने से, अच्छे वचन बोलने से
कटुक वचन बोलने वाले और होते हैं उनको भी कैसा मधुर कैसे बनाया जा सकता है, तो अपने अच्छे शब्दों से इसे मधुर बनाया जा सकता है। प्रश्न 4 देखिए, इसमें दिया है कि मीठे एवं कर्कश वाणी के लिए किन किन पक्षियों का उदाहरण दिया गया है। तो देखिए जो पक्षी कर्कश होते हैं, किसको कर्कश किया गया है और किसको मीठी वाणी बोलना कहा गया है। तो देखिए मीठी वाणी के लिए यहाँ पे जो है शब्द लिया गया है वो है कोयल, तथा कर्कश वाणी के लिए कौआ को क्या किसका उदाहरण दिया गया है, कौए का। कौ बस लिखा है, कौ आ लिख लीजिए यहाँ पे, कौ आ, ठीक है। का में औ की मात्रा लगाना है, आ में आ की मात्रा लगा दीजिए। कौआ इस पर समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो कर्कश वाणी के लिए कौआ का उदाहरण दिया जाता है, कहीं पर भी हो, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब प्रश्न 5 है कि इस पाठ के आधार पर जिज्ञासु शब्द का अर्थ बताइए। जिज्ञासु, जिज्ञासु माने जो जानने वाला होता है, जानने की इच्छा रखने वाला, क्या कहलाता है, जिज्ञासु, ठीक। प्रश्न 6 देखिए, इस पाठ के आधार पर लुकमान की एक विशेषता बताएं। तो लुकमान एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है, ठीक है, उसकी ये विशेषता ये है कि वह बहुत बुद्धिमान है। प्रश्न 7 है कि पाठ के आधार पर जीव की 2 विशेषताएं बताओ। तो नंबर 1, यदि जीव अच्छी है तो सब अच्छा है। तो यदि जीव अच्छी होती है, जिस आदमी की जीव क्या होती है, मीठी वाणी बोलती है, यदि जीव अच्छी है तो सब अच्छा होता है। यदि जीव कैसी होती है, खराब होती है, तो सब खराब हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है पाठ के आधार पर जीव की 2 विशेषताएं हैं जो हमारी जीव होती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए प्रश्न 8। यहाँ देखें प्रश्न 8 दिया है इसमें कि बातन हाथी पाइये बातन हाथी पाँव, ये लोकोक्ति है। इस लोकोक्ति का मतलब यानी अर्थ बताइए। यदि आप अच्छी बात करते हैं तो आप किसी को भी अपना बना सकते हैं, यानी बातन हाथी पाइये और फिर बातन हाथी पाँव। और यदि आप कड़वी बात करते हैं तो आपको मार मिलेगी, यानी कोई आपको मार भी सकता है ना। तो इस प्रकार से जो है ये लोकोक्ति है, इसको याद रखिए हमेशा, क्योंकि इसमें जो कहा गया है कि बातन हाथी पाइये बातन हाथी पाँव, ठीक है ना। तो यानी हम अपनी मीठी वाणी से किसी भी को अपना बना सकते हैं और कड़वी वाणी से हम दूसरों से बुराई कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न जो 9वां दिया गया है, इस 9वें प्रश्न में दिया गया है कि जो यहाँ पे शब्द दिए गए हैं हिंदी में, ये समानार्थी शब्द, इनको वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे शब्द दिए हैं इम्तिहान। इम्तिहान का अर्थ बताना है। तो यहाँ देखें इम्तिहान माने होती है परीक्षा। इम्तिहान मतलब परीक्षा। परीक्षा का वाक्य बनाएंगे हम। तो हमें परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, हमें परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। तो इसका समानार्थी शब्द यानी वाक्य, इसका हमें अर्थ लिख करके फिर उसका वाक्यों में प्रयोग करना है, ठीक है। चलिए गुलामी, गुलामी यानी दासता, एक दूसरे के दास बन जाना यानी कहलाती है गुलामी या गुलाम, ठीक है। तो वाक्य होगा इसका, गुलामी किसी भी जीव को पसंद नहीं है, यानी दूसरों के अंडर में रहना या दूसरों के दास बन जाना, यह है गुलामी, ठीक। होशियार, होशियार यानी समझदार, होशियार यानी समझदार। अब समझदार का वाक्य बनाएंगे कि रामू एक समझदार बच्चा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम वाक्य बना देंगे। चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न 10 दिया है कि वाणी का किस प्रकार उपयोग करने से स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। तो देखिए वाणी का सदुपयोग करने पर स्वर्ग तथा दुरुपयोग करने पर नरक की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से वाणी का यदि हम सही उपयोग करते हैं तो स्वर्ग मिलता है, और यदि हम कड़वी या दुरुपयोग करते हैं तो हमें नरक की प्राप्ति होती है। प्रश्न 11वां दिया गया है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है यहाँ पे। तो देखिए इसमें है कि कटुक वचन बोलने पर क्या क्या हानियां हो सकती हैं, उसे अपने शब्दों में लिखें। तो कटु वचन बोलने पर दूसरों को बुरा तो लगता ही है और उनके मन में ठेस भी पहुंचती है, यानी उनके घर में उनसे हमारी बुराई हो जाती है, तथा कटु वचन बोलने से हमारा सम्मान भी कम हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है कटु वचन बोलने से, ये हमारी सबसे बड़ी हानि होती है कि दूसरों से क्या होता है, हम बुराई मोल ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कई हानियां हो जाती हैं। प्रश्न 12 दिया है कि निम्नलिखित पंक्तियों से आप क्या समझते हैं। अब यहाँ देखिए कहा गया है कि जो बात कहो साफ हो, सुथरी हो, भली हो, कड़वी ना हो, खट्टी ना हो और मिश्री की
डली हो। मिस्री तो जानते ही हैं, है ना? तो इसका भावार्थ क्या है? इसका अर्थ है कि हमें जो भी बात कहनी चाहिए वह बिल्कुल साफ सुथरी और स्पष्ट होनी चाहिए और सत्य होना चाहिए जो भी हम कहते हैं, क्योंकि कटुक वचन से हमारे काम क्या हो जाते हैं? बिगड़ जाते हैं, तथा मीठी वाणी से हमारे बिगड़े काम भी क्या हो जाते हैं? बन जाते हैं। तो इस प्रकार से इन पंक्तियों में कहा गया है। ठीक, चलिए तो आज इतना ही। मिलते तो यह है पाठ 3, हार की जीत। हार की जीत पाठ में देखिए थोड़ी सी पूर्व की तैयारी भी दी गई है, आप इसको जरूर एक बार अच्छे से पढ़ लें। और यहाँ देखें तो इसके जो बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, इसमें है मैं आपका दास हूँ कथन किसने कहा कि मैं आपका दास हूँ? तो ये किसने कहा था? खंगसे ने कहा था। किसने? खंगसे ने। आगे देखिए जो प्रश्न दिया गया है, जो यहाँ पे हमने खंगसेन लिखा है, इसको यहाँ हमें उत्तर के रूप में बी डाल करके यहाँ लिख देना है खा, और ये जो आधा अणा बना हुआ है गा, खंग बोला जाता है इसको, और ये लिखा हुआ है सह, खंग सह। ठीक है, चलिए आगे देखें। और यहाँ देखें प्रश्न 2, इसमें दिया गया है कि घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा, इस वाक्य में विशेषण बताइए। तो इसमें विशेषण है जो वायु वेग। क्या है? वायु वेग। वायु वेग डी में दिया गया है, और यहाँ पे हमें डी डाल करके यहाँ पे लिख देना है वायु वेग। ठीक है ना, ये हम यहाँ पे लिख भी देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, लिखा है कि खंगसेन इस इलाके का कुख्यात डाकू था। वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द लिखिए। क्या है इसे? कुख्यात। कुख्यात का क्या हो जाएगा? विख्यात। ठीक है, तो ये कुख्यात का ये विलोम शब्द होगा विख्यात। ठीक, प्रश्न है चौथा, इसमें है कि उसकी चाल देख करके खंगसेन के हृदय पर सांप लौट गया। वाक्य में मुहावरा देखिए, हृदय पर सांप लौटना। क्या है? हृदय पर सांप लौट गया, तो मुहावरा हो जाएगा हृदय पर सांप लौटना। ठीक, प्रश्न है 5, यहाँ देखिए, इसमें बाबा भारती के घोड़े की क्या विशेषताएं थी? तो बाबा भारती का घोड़ा जो था दिखने में बहुत सुंदर था, तथा उसकी चाल कैसी थी? बहुत अच्छी चाल थी। ठीक, प्रश्न 6 है, जिसका अंग भंग हो गया हो। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है, वाक्य में प्रयोग कीजिए इसको, जिसका अंग भंग हो गया हो। अब अंग भंग चले जाते तो क्या बोलते भाई? इसको अपंग बोला जाता। क्या बोला जाता? अपंग। या अपंग के लिए अब जो शब्द आ गया है, चाहो तो इसको अपन दिव्यांग भी कह सकते हैं। अपंग को क्या कह सकते हैं? दिव्यांग। ठीक है, ये बहुत अच्छा शब्द निकल के आया है, तो अपंग भी लिख सकते हो और दिव्यांग भी लिख सकते हो। तो हमने जैसे यहाँ लिखा अपंग। अब इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? मेरा एक मित्र दुर्घटना में अपंग हो गया था। ठीक, अब यहाँ यदि हमने दिव्यांग लिख दिया तो मेरा मित्र एक दुर्घटना में दिव्यांग हो गया था। ठीक, इसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों एक दूसरे के समानार्थी है। चलिए प्रश्न 7वां है, इसमें देखें प्रश्न 7, यहाँ से लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं कि यदि बाबा भारती घोड़ा नहीं दिखाते तो खंगसेन का क्या करता? अपने शब्दों में इसे लिखिए। यदि वह भारतीय घोड़े नहीं दिखाते तो जो खंगसेन है जिद करता और मौका पाकर घोड़ा अवश्य देखता। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसमें जो है खंगसेन जो था, यदि घोड़ा नहीं दिखाता तो वो क्या करता भाई? मौका पा करके वो परेशान भी करता। प्रश्न 8 दिया गया है कि बाबा भारती ने इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करने के लिए क्या कहा? क्योंकि जब लोगों को जब इस घटना के बारे में पता चलेगा तो वे किसी असहाय पर विश्वास नहीं करेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से ये जो थी घटना किसी के सामने प्रकट ना करने के लिए कहा। यहाँ देखें प्रश्न 9 में है कि निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण शब्दों को छांट करके लिखिए। यहाँ देखो, यहाँ संज्ञा कौन कौन है, सर्वनाम कौन से हैं और विशेषण कौन से हैं। तो देखो, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और क्रिया विशेषण हमें अलग अलग छांटना है। तो संज्ञा कौन कौन से? खेत, घोड़ा, दिल्ली, और साल काल लिखा हुआ है, यहाँ पे साइकिल लिखना था, है ना, तो यहाँ पे साई बना लीजिए, और की और ला के साइकिल लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ सर्वनाम में बे, उसकी, आप, उन्होंने, ये सर्वनाम हो जाएंगे। क्रिया ना लगता है, बाद में मैंने बताया था, चिल्लाना, नाचना, बदलना। विशेषण सुंदर, पवित्र, गरम, तेज, ये क्या है? ये उनकी विशेषता है या विशेषण। ठीक, यहाँ देखिए प्रश्न 10 है कि बाबा भारती को रात में नींद क्यों नहीं आती थी? पाठ के आधार पर बताइए कि ये जो है बाबा भारती को बहुत डर था कि खंगसेन उसके घोड़े को ना चुरा ले। खंगसेन लिखना है, यहाँ आ की मात्रा नहीं लगाना। ठीक है, यहाँ प्रश्न है 11 देखिए, इसमें है कि बाबा भारती के चरित्र की विशेषता लिखो। तो बाबा भारती गांव से
बाहर एक मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन किया करते थे। वे घोड़े की देखभाल करते, अपने हाथ से खरखरा हरते करते और दाना खिलाते थे, यानी जो घोड़ा है उसकी खरखराहट करना पड़ती थी, है ना, और प्रसन्न भी होते थे। इससे पता चलता है कि वे जो है वे प्रभु पशु प्रेमी, दयावान, स्वाभिमानी भी और धर्मात्मा और दयालु थे। इस प्रकार से जो है बाबा भारती थे, उनकी ये विशेषताएं थी। प्रश्न 12वां दिया कि अब कोई गरीबी की सहायता से मुँह न मोड़ेगा। कहानी के अंत में बाबा भारती ने ऐसा क्यों कहा? तो उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि बाबा भारती के विचारों से डाकू खंगसें का हृदय परिवर्तन हो गया था और वह घोड़े को बाबा भारती के यहाँ बांध आया। उसने बुरा काम छोड़ दिया था, इसीलिए बाबा भारती ने कहा अब कोई गरीबों की सहायता से मुँह नहीं मोड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो थे इसमें प्रश्न दिए गए थे 1 से 12 तक के। इन सभी को आपको कंप्लीट करना है और एडगेट बुक में लिख करके इनको बार बार दोहराना भी है। ठीक है, और वीडियो को बार बार देखोगे तब भी आपको याद हो जाएंगे। तो आज इतना ही। देखिए पार्ट 4 दिया गया है कि अपना हिंदुस्तान कहाँ, अपना हिंदुस्तान कहाँ है। पाठ के पूर्व की कुछ तैयारी और दिशा निर्देश दिए गए हैं, तो इनको जरूर एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें है कि अभ्यास के पूर्व जो इसमें दिया गया है वह अपना हिंदुस्तान कहाँ है, इसमें स्वर वाचन ये सारी चीज़ें इस पाठ में दी गई हैं, जो कि अपना हिंदुस्तान इसमें हमें बाकायदा जो स्वर और वाचन दिया गया है वो हमें करना है। और इसके बाद देखें तो हमारे जो सांस्कृतिक मूल संस्कार, चिंतन, सेवा भाव, आत्मीय संतोष जैसे तत्व जो होते हैं वो हमारे अंदर काम करते हैं। तो इस पाठ में जो इस प्रकार की चीज़ें बताई गई हैं उनको हम अच्छे से समझेंगे। देखिए जन जन, राम, राज, है ना, सुख दुख, ये जो शब्द संयोजक चिन्ह जो लगाते हैं और इसकी किस प्रकार से हम इन शब्दों को लिखेंगे तो ये भी इसमें समझेंगे। तो देखिए, तो यहाँ से देखिए इसमें सारी चीज़ें हमें इन प्रश्नों के माध्यम से मिल जाएंगी जो हम समझना चाहते हैं। इसमें प्रश्न 1 दिया गया है कि एक ही शब्द के 2 बार आने पर किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो एक ही शब्द जब 2 बार आता है तो उसमें हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ये योजक चिन्ह एक में लिया गया है, इसमें हमें सही का निशानी बना देना है और यहाँ लिख भी देना है कि योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक, प्रश्न इसमें देखिए दूसरा दिया गया है कि वर्तमान जो शिक्षा है वो इसमें किसकी ज़रूरत है। तो इसमें जो है वर्तमान की जो शिक्षा है इसमें चिंतन के विस्तार की ज़रूरत है, जो सी में दिया गया है। इसमें हम सही का निशानी बना लेंगे और इस प्रकार से इसको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए इसमें दिया गया है प्रश्न 3, अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से दिए गए हैं। इसमें है प्रश्न 3 में कि टेलीफोन मोबाइल के पूर्व बातचीत के क्या माध्यम थे। आज तो हमारा मोबाइल भी हो गया, टेलीफोन से हम बातचीत कर लेते हैं एक दूसरे से। तो उस समय पहले क्या था, पहले टेलीफोन मोबाइल पर बातचीत जो होती थी उसके पहले हम किससे करते थे, पत्रों से। पत्र हमारा माध्यम था। इसी प्रकार से टेलीग्राम भी चलते थे, कुरियर डाक चलती थी, डाक सेवा थी। इनके माध्यम से जो है हम दूसरे के माध्यम से बातचीत कर सकते थे, अपना पत्र भेज करके टेलीग्राम या डाक कुरियर के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न चौथे में है धन से कोष भरे हैं, पंक्ति का अर्थ बताइए। इंसानों के पास बहुत सारा धन तो है परंतु चैन सुकून नहीं है, ये है इसका मतलब। प्रश्न 5 है कि राजनीति की कूट चाल से जनसेवा का भाव कहाँ है, कविता की अगली पंक्ति लिखना है। तो यहाँ देखिए पहले के समय में राजनीति में जनसेवा का भाव हुआ करता था परंतु अब ऐसा नहीं होता है। प्रश्न 6 दिया गया है कि कविता में आए योजक चिन्ह वाले कोई 4 शब्द ढूंढ करके लिखना है। तो देखिए योजक चिन्ह जैसे जन जन, बड़ी बड़ी, जन्म जन्म, कूट चाल, ये कौन से चिन्ह लगाए गए यहाँ पे, योजक चिन्ह। ठीक है ना, ये बीच में जो चिन्ह लगा रहता है इसका नाम है योजक चिन्ह। ठीक है, ये डैश बना देते ऐसा, ये योजक चिन्ह है। चलिए प्रश्न 7वां देखिए, यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न है कि राम राज्य से कवि का क्या आशय है। तो जो राम राज्य है उसमें कवि का आशय है उस राज्य से है जब राम जी भारत पर राज्य किया करते थे और सब कुछ अच्छा ही अच्छा था। तो मतलब ये था राम राज्य। यहाँ देखें प्रश्न 8 दिया है कि निम्नलिखित आगत शब्दों के लिए देशज शब्द लिखिए। जो शब्द आए हैं उनके हमें देशज यानी अपनी देसी भाषा में उनको क्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये विदेशी है, टीवी, टेलीफोन, जरा, ताकत, ये
दूसरे शब्द हैं, हमें इनको देसी शब्दों में क्या कहते हैं? तो टीवी, टीवी को हम क्या कहते हैं? दूरदर्शन। क्या कहते हैं? दूरदर्शन। टेलीफोन, टेलीफोन यानी दूरसंचार, टेलीफोन का मतलब दूरसंचार। जरा, जरा यानी कुछ है। और ये ताकत, ताकत यानी बल है। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे देशज शब्द हुए। प्रश्न 9 देखिए, इस बदलते युग में परिवार को किस प्रकार से जोड़े रखा जा सकता है? तो इस बदलते युग में यदि हमें अपना परिवार जोड़ना है तो एक दूसरे का सहयोग करके जोड़ सकते हैं। ठीक। प्रश्न 10 देखिए, दिया है कि विश्व में हो रही खोजों में हमारे देश का क्या योगदान है? विश्व में हो रही खोजें जो हैं, हमारे देश का महत्वपूर्ण योगदान है। बहुत सी खोज हमारे देश की ही देन है, क्योंकि ऐसी जो विश्व में खोज हुई हैं वह हमारे देश ने की हैं। प्रश्न यहाँ से देखें तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न 11 में दिया है कि अपना हिंदुस्तान कहाँ है? अपना हिंदुस्तान, इस कविता में आपको कौन सी बातें अच्छी लगी हैं तो वो भी यहाँ पे हमें विवरण करना है। तो हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तानी धन कमाने की चेष्टा से देश को छोड़कर विदेशों में भी बस गया है हमारा हिंदुस्तान। अब वे अपनी ऊर्जा और ज्ञान का उपयोग विदेशों में कर रहे हैं, जिसमें वे देश संपन्न हो रहे हैं हमारा, और उन देशों की संस्कृति और सभ्यता उन लोगों पर भी प्रभाव डाल रही है, यानी विदेशों के लोगों पर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे देश का जो स्थान है, अब हमारा देश का जो स्थान है बहुत पास आ गया है। हमारा देश अब 2, 3, 4 नंबर पे आ गया है, पहले बहुत आगे था। चलिए आगे अगला जो प्रश्न दिया गया है, यहाँ प्रश्न 12वां देखिए, इसमें दिया है कि भारत देश के बारे में 10 वाक्य लिखिए। तो अपने भारत देश के बारे में 10 वाक्य आप बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं कि भारत देश को हिंदुस्तान के नाम से भी जानते हैं। हमारा भारत को क्या कहते हैं? हिंदुस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदुस्तान। और भारत को जो है, हमारा भारत 15 अगस्त 1947 में हमारे भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। भारत को अंग्रेजी में इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं भारत को? इंडिया। भारत देश एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष देश भी है। भारत की राजधानी दिल्ली है। भारत देश की मुद्रा, यहाँ की मुद्रा रुपया है। भारत देश भौगोलिक दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत देश दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत देश में कई पवित्र नदियां बहती हैं, जैसे गंगा, सरस्वती, यमुना, नर्मदा इत्यादि। ये हमारे देश की पहचान है ना। आगे प्रश्न अगला देखिए, 13वां प्रश्न 13 देखिए, विश्व को आज भारतीय मूल्यों की आवश्यकता है, इस बारे में अपने विचार लिखें। तो यह अवधारणा भारतीय मनीषियों के सूत्र वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है, जो शाश्वत तो है ही, व्यापक रूप है, और उसका उद्धार नैतिक मूल्यों पर आधारित भी है। इसमें किसी प्रकार की संकीर्णता के लिए कोई स्थान नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न 1 से 13 तक के दिए गए थे, ये सभी प्रश्न हमने अच्छे से समझे हैं। इनको अपनी जो एड ग्रेड बुक है इसमें लिख लीजिए, और नोट बुक में इनका जो है लिख लिख करके भी अध्ययन कीजिए, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में जो है प्रश्न इसी में से पूछे जाते हैं। तो इसकी हमें तैयारी अभी से करके रखना है। ठीक है, तारा भाषा भारती और 2023-24 की। और इसमें देखें तो जो यहाँ पे अनुक्रमणिका दी गई है, इस अनुक्रमणिका में हमारे पाठ 1 से लेकर के 22 तक के पाठ दिए गए हैं। ये सभी हमें कंप्लीट करना है जी, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में जो प्रश्न है इसी पाठ में से पूछे जाते हैं। जो इसमें जो हमारी एड ग्रेड है, यहाँ देखें पार्ट 5 दिया गया है, इसमें दिया है। तो पार्ट 5 में है व्याकरण। क्या है? व्याकरण। पाठ के पूर्व की कुछ तैयारी है, जो ये व्याकरण है, इसके पूर्व जो दिशा निर्देश दिए रहते हैं, इन सभी को हमें पहले एक बार पढ़ लेना है, ताकि हमें इनमें से भी बहुत सी जानकारी इस पाठ के माध्यम से मिल जाती है कि हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है ना। तो यहाँ देखें सर्वप्रथम तो इसमें हमें ध्यान देने योग्य बात होती है कि यहाँ पे जो जानकारी दी जा रही है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हमें परिचय करवाया जा रहा है। यहाँ शब्द आए हुए हैं, संज्ञा, संज्ञा के भेद, इनका विस्तार से यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ एक पैराग्राफ यानी अपठित चीज दी गई है, इसको अपठित गद्यांश भी कहा गया है। देखिए यहाँ पे हम पढ़ें तो राम और श्याम जब जंगल में पहुंचे, तब उन्हें सामने से नदी नाले के पास बहुत से पशु मिले। थोड़ी देर दूर और चले कि शेर भी वहां पे दिखाई दिया, और उसको देखकर भी डर गए। श्याम ने चतुराई से काम लिया, उसने राम को पेड़ पर चढ़ जाने की सलाह दी। दोनों सहमत होकर पेड़ पर ऊंचाई तक चढ़ गए। थोड़ी देर में कुछ व्यक्ति हथियार लेकर आते हैं, ठीक है ना, और व्यक्तियों को देख करके शेर जो है भाग जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे जो गद्यांश दिया गया है, तो यहाँ जो ये गद्यांश है, इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि इसमें जो नीचे देखिए यहाँ पे अंडरलाइन की गई है, इनको रेखांकित किया गया, राम,
श्याम, जंगल, है ना? ये देखिए नदी, नाले और यहाँ डर, यहाँ शेर, है ना? चतुराई और देखें तो ऊँचाई, व्यक्ति, ये जो अंडरलाइन शब्द किए गए हैं, तो हम देखते हैं जिन शब्दों में अंडरलाइन किए गए हैं, यहाँ पर देखें तो इसमें बताया गया है कि ये रेखांकित शब्द जो हैं, इनको यहाँ पे ध्यान से पढ़िए। क्या-क्या बताया गया है? रेखांकित शब्दों में सबसे पहले राम और श्याम। तो राम, श्याम क्या हैं? कोई एक व्यक्ति हैं और ये व्यक्तियों के नाम हैं, ठीक? अब इसके बाद देखें कि यहाँ पे कुछ शब्द ऐसे आए हैं, पशु, शेर, व्यक्ति, नदी, नाले, ये जाति है। क्या है? ये जाति बताई जा रही है। यहाँ देखें गुण, धर्म, दशा, भाव का बोध करा रहे हैं, वो वाले शब्द हैं डर, चतुराई, ऊंचाई, है ना? इनसे जैसे ही हमें इनका गुण का बोध होता है, तो यहाँ पे देखें तो धर्म, दशा और भाव, ये भाव उत्पन्न कर रहे हैं हमारे अंदर, डर, चतुराई, ऊंचाई। तो अब यहाँ देखें, ये जो हमने यहाँ पे शब्द देखे अंडरलाइन जो किए गए थे, तो यहाँ पे देखें ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, जाति, वस्तु या भाव का बोध कराते हैं, उन्हें संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। तो ये संज्ञा की परिभाषा है, ये हमें बिल्कुल याद रखना है और इसको आप अलग से अपनी नोटबुक में लिख लीजिए कि यह कहलाती है संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान, जाति या वस्तु या भाव का बोध कराते हैं, वो संज्ञा कहलाती है। तो यहाँ देखें संज्ञा जो दी गई हैं, संज्ञाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो यहाँ देखिए कुछ इसके उदाहरण भी दिए गए हैं, ठीक है? तो यहाँ देखो कौन कौन सी संज्ञा दी गई हैं। यहाँ पर संज्ञा के जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, यानी संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं और यहाँ पे दिए गए हैं। तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, क्या होती है ये? तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, सबसे पहले इसके उदाहरण भी देख लें और इसका मतलब और आशय समझें। जिसे किसी एक ही वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष एक ही रहता है उसमें। तो इसमें जैसे आया राम अकेला, श्याम, भोपाल, इंदौर, सरिता, रामायण, ये एक ही हैं। क्या है? ये एक ही वस्तु हैं या किसी एक ही व्यक्ति के नाम और कोई एक स्थान है, तो इसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा, जिससे केवल व्यक्तियों, स्थानों और वस्तुओं आदि की पूर्ति, समूह का बोध भी कराते हैं, इनकी पूर्ति भी होती है और ये समूह का बोध कराते हैं, यह जातिवाचक संज्ञा है। जैसे यहाँ पे दिया है देखिए पशु, शेर, व्यक्ति, नदी, नाले, पुस्तक, लड़का, लड़की, फल, देश, गाय आदि। इस प्रकार से ये दिए गए हैं। क्या है ये? यह जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ पे देखें भाववाचक, जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति अवस्था का बोध होता है। जैसे डर, तो हमें क्या हुआ? यहाँ पे एक भाव उत्पन्न हुआ डर का। चतुराई, चतुराई यानी होशियारी। ऊंचाई, मित्रता, प्रशंसा, किसी की प्रशंसा करना। बचपन, बुढ़ापा और शत्रुता के गुण, दोष, स्वभाव, ये होते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? ये भाव हमारे अंदर होते हैं, इनको भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक? यहाँ देखिए, यहाँ बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। एक प्रश्न है, उसके 4 विकल्प हैं, उसमें से जो सही है वो हमें यहाँ पे लिखना है। पढ़ना, लिखना शब्द हैं। पढ़ना और लिखना ये क्या है? ये क्रिया है। क्या बोलते हैं? क्रिया शब्द, ठीक है ना? तो ये बी में दिया है, यहाँ पर हम इसको लिख देंगे, ठीक है? जिसके बाद में ना लगता है वो क्रियाएं होती हैं। प्रश्न 2 है, विस्मयादि सूचक वाक्य। विस्मयादि सूचक, अब देखिए विस्मयादि सूचक इस प्रकार से रहते हैं। यहाँ पे दिया गया है, अरे 9 बज गए। क्या बोलते हैं? अरे 9 बज गए। और यहाँ ये चिन्ह रहता है, विस्मयादि जो सूचक चिन्ह है, ये चिन्ह का प्रयोग करेंगे और इसके बाद इस प्रकार से इसको बोलेंगे, इसका इस प्रकार उच्चारण करेंगे, अरे 9 बज गए। इस प्रकार से इसका उच्चारण होता है। प्रश्न 3 देखिए, इसमें है संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द लिखिए। उनको क्या कहते हैं? उनको सर्वनाम कहते हैं, ठीक? तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखें तो इसमें देखिए जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द होते हैं, उसे हम सर्वनाम तो कहते हैं और वो शब्द हैं हम, तुम, वे, ठीक है? इस प्रकार के शब्दों का हम प्रयोग करते हैं या किसी के नाम को भी यहाँ पर हम उपयोग करते हैं। प्रश्न 4 देखिए, अकर्मक क्रिया के कोई 2 उदाहरण। तो ये अकर्मक क्रिया है, शीला हंसती है, बच्चा रो रहा है। ये क्या है? ये अकर्मक क्रिया है।
प्रश्न 5 देखें, विशेषण किसे कहते हैं? तो जो संज्ञा, ज्ञानी का बनाना है यहाँ, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक। पाठ प्रश्न 6 दिया गया है, इसमें है कि भोपाल जाता हूँ, इस वाक्य को भूतकाल एवं भविष्यकाल में बदलिए। तो देखिए, जाता, ताती, ते लगा रहता है, वो वर्तमान काल कहलाता है, और भूतकाल में था, थे, थी इस प्रकार से आता है ना, और भविष्यकाल में गागेगी लगता है ना। तो यहाँ हम इसका भूतकाल बनाएंगे, मैं भोपाल जाता हूँ का, इसका हो जाएगा मैं भोपाल जाता था। कब? भूतकाल मन बहुत पहले, है ना। भविष्यकाल में हो जाएगा मैं भोपाल जाऊंगा आगे, तो इसमें गा लग जाता है और इसमें था, थे, थी इस प्रकार के शब्द आते हैं, तो ये कहलाते हैं भूतकाल, ये भविष्यकाल। और ये जो शब्द दिया है ये कौन सा है? यह वर्तमान काल है। वर्तमान काल की क्या पहचान होती है? ता, ते, ती इस प्रकार से, जाता, जाती, खाता, पीता, रोता, खेलता, ता आता है उसमें, ठीक है ना। और ता के साथ में यदि था, थे, थी लगा है तो वह भूतकाल है, ठीक है। और उसके बाद आता है गा। ठीक। तो जैसे क्रिया होती है तो क्रिया के साथ में गा, गे, गी इस प्रकार के शब्द आ जाते हैं, तो ये कहलाते हैं हमारे यहाँ पे काल। ठीक। चलिए आगे देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से दिए गए हैं, इसमें प्रश्न 7 है। निम्नलिखित विराम चिन्हों के बारे में लिखिए। विराम चिन्ह, अल्प विराम, पूर्ण विराम। तो अल्प विराम क्या होता है? देखिए, ये छोटा सा चिन्ह बना दिया जाता है ना, इसको आप अच्छे से जानते हैं, यह है अल्प विराम। तो इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य में बीच में आवश्यकता के अनुसार समान शब्दों के बीच में होता है, ये अल्प विराम है। और पूर्ण विराम, अब देखें तो पूर्ण विराम में सीधा ऐसा डंडा रहता है पूरा, ये पूर्ण विराम लगा हुआ, ये यहाँ पे देखें तो ये पूर्ण विराम है। कथन में पूर्ण होने वाले वाक्य के अंत में उस चिन्ह को लगाया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है, और ये कहलाता है पूर्ण विराम। एक डंडा सीधा रहता है, ये अल्प विराम नहीं, एक सीधा डंडा ऐसा, ये कहलाता है पूर्ण विराम। जब हमारा वाक्य समाप्त हो जाता है तब हम पूर्ण विराम को लगा देते हैं। ठीक। चलिए आगे देखिए, प्रश्न 8 देखिए, व्याकरण परिवार के सदस्यों के नाम लिखिए। तो व्याकरण परिवार, जो व्याकरण है इसमें श्रीमान संज्ञानंद, श्रीमती क्रिया देवी, जो हमारे यहाँ पे परिवार के सदस्य हैं व्याकरण के, सबसे पहले संज्ञा से शुरू होते हैं, तो हम क्या लगाएंगे? श्रीमान संज्ञानंद, श्रीमती क्रिया देवी माने स्त्रीलिंग, सर्वनाम, ठीक है, ये विशेषण है, तथा क्रिया विशेषण। इस प्रकार के हमारे ये परिवार के सदस्य हुए, व्याकरण का परिवार है ये पूरा। ठीक है। प्रश्न 9 देखिए, हिंदी भाषा को हिंदी कहना कैसे शुरू हुआ? तो फारसी बोलने वाले जो सिंधु थे वो सिंधु को हिंद कहती थे, इसलिए इस देश की भाषा जिन्होंने हिंदी कह करके पहचान दी थी कि ये हिंद है, हिंद। ठीक है। कौन कहते थे? ये सिंधु के लोग थे, हम लोगों को हिंद कहते थे, इसलिए हमारी भाषा भी यहाँ की क्या हो गई? हिंद हो गई, और हम हिंदुस्तानी हो गए। ठीक। प्रश्न 10वां देखिए, यहाँ पे एक गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़िए। तो गद्यांश है, इसमें देखें तो निम्नलिखित गद्यांश को हमें पढ़ना है, छांट करके जो प्रश्न दिए उनके उत्तर लिखना। भोपाल एक सुंदर बड़ा शहर है, वहाँ सड़कें बहुत चौड़ी हैं, सड़कों के किनारों में बहुत हरियाली दिखाई देती है, वहाँ बड़े बड़े बगीचे भी हैं, पटरियों से आती जाती नीली लाल रेलगाड़ियों की आवाज हमें सुनाई देती है। अब देखिए, यहाँ पे जो शब्द आए हुए हैं उनको छांट करके, सुंदर, चौड़ी, हरियाली, बड़े बड़े, नीली और लाल, ये यहाँ पे शब्द आए हुए हैं। ठीक है। यहाँ से प्रश्न 11 देखिए, यहाँ देखें प्रश्न 11 दिया गया है, और यहाँ से दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पे लिखा है कि उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए अपने परिवार का के बारे में 5 बातें लिखिए। तो मेरा ऐसा लिखेंगे, मेरा एक संयुक्त परिवार है, ठीक है, यहाँ पर अल्पविराम लगाएंगे। मेरे परिवार में सभी लोग मिलकर रहते हैं, मेरे मुखिया मेरे पिताजी हैं। मेरे घर के, यहाँ पे लिख लीजिए घा और रा, घर, मेरे घर के मुखिया मेरे पिताजी, यहाँ पूर्ण विराम लगा देंगे। ये हमारा अल्पविराम है, और यहाँ लगाएंगे हम ये पूर्ण विराम। ठीक है। अब यहाँ देखें प्रश्न 12 है, संस्कृत भाषा को देव भाषा क्यों कहा गया है? देवों की भाषा कही जाती है संस्कृत। तो संस्कृत भाषा इस देश की सबसे प्राचीन भाषा है, जिसका व्यवहार ऋषि मुनि विद्वान कवि करते रहे हैं बहुत पहले, इसलिए इसे देवों की भाषा भी कहा जाता है। ठीक। यहाँ पे पूर्ण विराम लगाना है। इस प्रकार से ये जो प्रश्न है 1 से 12 तक के दिए गए थे, हमने इस पाठ के माध्यम से सभी समझ लिए हैं, इसकी व्याकरण समझी है। ठीक है ना। तो इसको अच्छे से 2-3 बार जरूर रिपीट करिएगा, और इसको जितनी इसमें व्याकरण आई है उन
पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि व्याकरण ही जो हमारी हिंदी में होती है, व्याकरण एक मुख्य पहलू है हमें आगे भाषा को सीखने के लिए। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही, मिलते जो इसकी अनुक्रमण का दी गई है, इसमें पार्ट 6 में दिया गया है विजय गान। क्या दिया है? विजय गान। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे इस पाठ को। यहाँ देखिए, इसमें जो विजय गान दिया गया है, इस पाठ के पूर्व की कुछ पहले की तैयारी भी है, तो इसको हम अच्छे से पढ़ लेंगे। इसमें क्या क्या इस पाठ के माध्यम से हमें सीखना है, ये यहाँ पर आप इसको जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। इसमें कौन कौन से शब्द आए हुए हैं, देखिए यहाँ पे विजय गान ये कविता है, और इस कविता में कुछ रेखांकित शब्द होंगे, उनकी जानकारी। यहाँ तत्सम शब्द मिलेंगे। कौन से शब्द? तत्सम, विदेशी, है ना, ये शब्द मिलेंगे हमें। तो संस्कृत के जो मूल शब्द हैं, हिंदी भाषा में हम अपने शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि ग्रह, दुग्ध, दधि, सर्प, ये संस्कृत की भाषा में लिखे गए हैं। तो इस प्रकार से हम देखें तो हमारे जो तत्सम और इसके बाद जो हमारे शब्द यानी उनके अर्थ वाले शब्द होते हैं, उसको बोलते हैं तद्भव। क्या बोलते हैं? तद्भव। तो यहाँ पे देखिए तद्भव शब्द दिए गए हैं, ये तत्सम है। तत्सम को हम यहाँ पे ग्रह बोलते हैं, और हम क्या कहते हैं तद्भव को? घर। क्या बोलेंगे? यहाँ पे लिखा हुआ है घर। ठीक है। दुग्ध, हम संस्कृत में दुग्ध बोलेंगे, ये तत्सम शब्द है, और हम इसको बोलते हैं दूध। ठीक। इसी प्रकार से दधी, अब दधी माने क्या होता है भाई? दधी माने होता है दही। संस्कृत में हम उसे दधी कहते हैं और हिंदी में उसको दही बोलते हैं। ठीक है। सर्प लिखा हुआ है, सर्प को हम क्या कहते हैं? तो जो सर्प शब्द है वह तत्सम शब्द है, और तद्भव लिखेंगे तो सर्प का मतलब होता है सांप। ठीक है, इस प्रकार से हम लिखेंगे। तो ये थी हमारी पाठ के पूर्व की तैयारी। अब यहाँ आइए, इसमें हैं बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। ये सभी जो प्रश्न दिए जाते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रत्येक पाठ में हम देख रहे हैं कि दो दो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। इस प्रकार से जितने भी पाठ होंगे उतने हमारे प्रत्येक पाठ के दो दो बहुविकल्पीय मिलकर के बहुत ढेर सारे हो जाते हैं, यानी कहना चाहिए तो 21 22 जो पाठ दिए गए हैं। और हमारी परीक्षा में भी 10 से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, वो इन्हीं में से ही पूछे जाएंगे, इसलिए इनको अच्छे से तैयार करके चलिए। यहाँ पे देखें, प्रश्न एक दिया कि धरती का तत्सम शब्द है, धरती का धारणी। क्या हो जाएगा इसका? धारणी। मनुष्य जीवन में सफलता के लिए बाधक है, तो यह बाधक वह शब्द है जिसको बोलते हैं अहंकार। क्या बोलते हैं? अहंकार। यानी मनुष्य में अहंकार है, तो यह मनुष्य हमें लगने लगता है कि अच्छा नहीं है, यह हमारे लिए बहुत बाधक है, बाधा उत्पन्न करने वाला है। आगे चलिए, यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए। अब देखें, यहाँ पर प्रश्न 3 में दिया गया है कि बाधा का दुर्दम सागर। पंक्ति आई है ये। इस पंक्ति में रेखांकित शब्द के 3 समान तुकांत वाले शब्द लिखिए, जो तुकबंदी करते हैं, है ना, उसको तुकांत बोलते हैं संस्कृत की भाषा में। तो यहाँ पर देखें, बाधा का दुर्दम सागर, तो सागर के इसमें देखिए ये अंडरलाइन की गई है, और इसके अनुसार हमें तुकबंदी यानी तुकांत शब्द लिखना है। तो सागर हम लिखेंगे गागर, नागर, लागर। इस प्रकार के हम 3 शब्द और लिख देंगे। ठीक। प्रश्न 4 देखिए, बरस रही बाधाएं पथ में, पंक्ति में समान वर्ण आवृत्ति वाले शब्दों को छांट करके लिखें। तो बरस, बाधाएं, पथ, पंक्ति, इस प्रकार के ये शब्द हैं। ठीक है, इनको हमें विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा करके लिख देना है। प्रश्न 5 देखिए, प्रश्न 5 में दिया गया है कि विजय गान जो कविता है, कौन सी? ये विजय गान वाली हमारे पाठ में कविता आई है, उसमें किन किन को आपस में टकराने की बात कर रही है। तो कभी जो है समुद्र को हिमालय से, धरती को आकाश से, और चांद को सूरज से टकराने की बात कह रही है। प्रश्न 6 दिया गया है, तलवार की धार पर चलना। मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ हम लिखेंगे कि मुश्किल कार्य करना, तलवार की धार पर चलना यानी बहुत कठिन काम करना है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि आजकल राजनीति को तो तलवार की धार पर चलने के समान है। इस प्रकार से वाक्य में इसका प्रयोग कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, प्रश्न 7 लघुत्तरीय प्रश्न है। इन पंक्तियों में लिखा हुआ है कि इन पंक्तियों में तपस्वी की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं। तो छूने पाए मोह ना तुमको, बनो तपस्वी लोह हृदय, कालश्यम डर जाए देखकर, और ध्रुव से भी ध्रुवतर निश्चय। ये जो यहाँ पे पंक्तियां आई हुई हैं, इनमें ये विशेषता बताई जा रही है कि तपस्वी पुरुष इस संसार की मोह माया से दूर रहता है, और हमेशा निडर रहता है, उसको किसी प्रकार का डर नहीं रहता। किसको? जो तपस्वी हैं उनको कोई नहीं छू सकता। लिखा हुआ, छुए पाए मोह न तुमको, बनो तपस्वी लोहे हृदय, लोहे जैसा शरीर बनिए जिससे कि हमें किसी चीज का डर ना रहे। ठीक।
यहाँ पर देखें प्रश्न 8 दिया है, कौन सा कार्य तलवारों की धार पर चलने जितना कठिन बताया गया है? तो मानव जीवन में आने वाली बाधाओं को, यदि मनुष्य के शरीर में बाधाएं आती हैं तो कैसी होती हैं? तलवारों की धार पर चलने जितना कठिन बताया है। जैसे तलवार की धार पर चलना होता है, वैसे भी हमारे साथ जब बाधाएं आती हैं तो उसी प्रकार से चलना, उसी प्रकार की कठिनाई होती है, दुख दर्द होता है जब कोई बाधा आ जाती है हमारे शरीर में, है ना। चलिए आगे देखिए, प्रश्न 9 दिया है कि ऋषि अगस्त्य द्वारा किए गए किस कार्य को कविता में बताया गया है? तो ऋषि अगस्त्य ने क्या किया था भाई? ऋषि अगस्त्य ने अंजलि में, यानी अपनी जो हाथों दोनों मिला लेते हैं तो उसको अंजलि बोलते हैं, उसमें भर भर कर समुद्र को पीकर सुखा दिया। अपनी अंजलि में भर के समुद्र सुखा दिया था। ये इस प्रकार का भाव कविता में आया है। और यहाँ देखें प्रश्न 10 है कि कविता विजय गान में आई उन पंक्तियों को लिखिए जहाँ अनुप्रास अलंकार है। तो उसमें देखिए पाठ में है, सूर्य चंद्र अम्बनी अंबर, जब जाएगा पास पुराना, और गंधर्व से भी ध्रुवतर निश्चय। ये जो पंक्तियां आई गई हैं इनमें क्या है? इनमें अनुप्रास अलंकार है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए हैं। प्रश्न है 11, यहाँ से देखिए दिया गया है कि निम्नलिखित जो पंक्तियां हैं उनके भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर देखें, इसमें है कि टकराने दो सिंधु हिमाचल, सूर्य चंद्र अम्बनी अंबर, संभल संभल कर चलो वीरवर तलवारों की धारों पर, पापों से संतप्त धरा का पाप ताप में जलने दो, और घुमड़ घुमड़ कर नभ मंडल को नित्य अंगार उगलने दो, जल जाएगा पास पुराना परवस्ता अंचल जर्जर, और समर समर कर चलो बीरवर तलवारों की धारों पर। तो यहाँ पर देखिए जो यह पंक्तियां आई हुई हैं, इस पंक्तियों का भावार्थ यहाँ देखें, इसमें है कि चाहे समुद्र और हिमालय, सूर्य और चंद्रमा तथा आकाश और धरती आपस में क्यों न टकरा जाएं, तो मैं तो क्या करना है, यह श्रेष्ठ वीरों को तलवारों की धार पर अपने मार्ग पर आगे ही बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते जाना है। ठीक है। कभी कहता है कि यह धरती अनेक प्रकार के पापों से संताप के कष्ट पा रही है, और इसे पापों से संताप के जो कष्ट हैं वह पाप की ताप से जलने दो। सारा आकाश बार बार घुमड़ घुमड़ अंगारे उगलने लग जाए, जिससे पुरानी गुलामी की जंजीर जजर के समाप्त हो जाए। तो इस प्रकार से ये जो है इस कविता में समझाया गया है। ठीक, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 12 दिया है कि विजय गान कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए कवि का आशय है यहाँ पर कि श्रेष्ठ वीरों को विजय के मार्ग पर बढ़ाओ, और बढ़ाओ की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उनको आगे बढ़ते जाना चाहिए। मनुष्य का जीवन एक महासंग्राम है। जीवन को इन रुकावटों पर जीत पाने के लिए साहसपूर्ण व्यक्ति को आसानी से आगे बढ़ते जाना चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार से ये था इसका सार इस कविता का। ठीक, अब जो 1 से प्रश्न जो 12 तक के दिए गए थे वो सभी आपने अच्छे से समझे, इनको एड ग्रेड में लिख लीजिए। देखेंगे यहाँ पे पाठ हमारा 7वां है, और 7वें पाठ में दिया गया है, यहाँ देखिए ये दिया है पाठ 7, और दिया है कि हम बीमार ही क्यों हों। ठीक है ना। तो हम बीमार क्यों होते हैं, यहाँ देखें तो पाठ है, मैं पूर्व की तैयारी और दिशा निर्देश दिए रहते हैं, इनको जरूर आप एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है। तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा अध्ययन कर लेना है, और यहाँ देखें इस पाठ के माध्यम से सारी जानकारी प्राप्त करेंगे कि हम बीमार क्यों होते हैं। तो हम बीमार क्यों हों, हमें बीमार नहीं होना है। तो यहाँ देखें इसमें दिया गया है कि प्रश्न 1 यहाँ से बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न जो होते हैं वार्षिक परीक्षा में 10 नंबर के पूछे जाते हैं, तो हमें इनको जरूर कंप्लीट करके रखना है। प्रश्न 1 है, स्वस्थ रहने के लिए क्या जरूरी होता है? तो स्वस्थ रहने के लिए संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। कौन से भोजन की? संतुलित भोजन की, जिसमें सारे पदार्थ पाए जाते हैं, ऐसा भोजन हमें खाना चाहिए। ठीक है ना। चलिए आगे देखें। यहाँ देखिए इसमें प्रश्न 2 में दिया है कि भोजन के 4 हिस्सों में निम्नलिखित खाद्य पदार्थ नहीं आता। भोजन के जो 4 हिस्सा रहते हैं उसमें खाद्य पदार्थ के रूप में घी नहीं आता। क्या नहीं आता? घी। दूध हम खाते ही हैं, फल खाते हैं, हरी सब्जियां ये खाने में आती हैं, भोजन के खाद्य पदार्थ हैं, इनको खाना चाहिए, लेकिन घी खाद्य पदार्थ में नहीं आता है। चलिए प्रश्न 3 है कि जलचर शब्द से आप क्या समझते हैं? जलचर जो जल में रहती है ना, जलचर जल में रहने वाले जीव जलचर कहलाते हैं। बस इतना तो है ही इसमें। चलिए आगे देखते हैं।
यहाँ देखिए प्रश्न चौथा, क्रोधी स्वभाव किस तत्व की अधिकता का परिचायक है? जो उसका स्वभाव क्रोधी होता है वो अग्नि तत्व का परिचायक है। क्रोध हमें नहीं करना चाहिए, नहीं तो जैसी अग्नि होती है वैसे ही हमारा शरीर क्रोध से जल जाता है ना। प्रश्न 5 दिया है, पाठ में आकाश तत्व प्राप्ति का मुख्य साधन किसे बताया गया है? तो आकाश तत्व कहाँ से प्राप्त होता है? उपवास से। यदि हम उपवास रहते हैं तो आकाश तत्व यानी हमारा पेट थोड़ा खाली हो जाता है, हमारे अंदर वायु भर जाती है, तो उतनी जगह खाली होने को क्या बोलेंगे? आकाश बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इसमें दिया गया है प्रश्न 6 है कि शरीर के बनने में किन तत्वों का समावेश है? तो हमारा शरीर किन तत्वों से बनता है? इन सब का समावेश होना चाहिए। दूध, फल हमें मिलना चाहिए, अंकुरित अन्न मिलना चाहिए जो कि हमें इनका कभी उपयोग नहीं कर पाते, हमें अंकुरित अन्न खाना चाहिए, हरी सब्जियां खाना चाहिए, मक्खन खाना चाहिए और शहद खाना चाहिए। तो इन तत्वों का समावेश होना जरूरी होता है। लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से दिए गए हैं। प्रश्न 7वां देखिए, इसमें दिया गया है कि दिए गए बिंदुओं पर 3-3 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर देखें, यहाँ दिया गया है संतुलित आहार और यहाँ दिया गया है व्यायाम। ठीक है ना, तो संतुलित आहार पर हमें 3 वाक्य लिखना है। तो यहाँ देखें, नंबर 1 हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। संतुलित आहार हमें स्वस्थ बनाए रखता है या रखना है, ठीक है ना, शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है, लिख लीजिए। तीसरे में संतुलित आहार से हम निरोगी रहते हैं। ठीक, अब व्यायाम, दूसरा आता है व्यायाम, इस पर भी हमें 3 वाक्य बनाना है, लिखना है। तो हमें रोज व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम से हमारी लंबी आयु होती है और व्यायाम से हम निरोगी और स्वस्थ बने रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें व्यायाम के बारे में यहाँ पे लिख देना है। चलिए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 8वां दिया गया है कि हम आहार में क्या लें जिससे हम स्वस्थ रहें। आहार में हमें ऐसी वस्तु लेना चाहिए जिससे हम बिल्कुल स्वस्थ रहें। तो हमें आहार में 5 तत्व संतुलित मात्रा में लेना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें। जो हमारे 5 तत्व हैं उसके अनुसार ही हमें भोजन करना चाहिए। ठीक, यहाँ देखें प्रश्न 9। इस प्रश्न 9 में दिया गया है कि सूर्य के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि यदि सूर्य नहीं है तो जीवन असंभव होता है। क्यों ऐसा है? सूर्य केवल देखिए प्रकाश ही नहीं देता बल्कि हमें जो है बुद्धि और लंबी आयु भी प्रदान करता है। इसलिए सूर्य के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। यदि सूर्य नहीं होगा तो यहाँ इस पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 10, इसमें है कि आप वायु तत्व को प्रदूषित होने से कैसे बचाएंगे? जो वायु है, हमारी हवा है, वो प्रदूषित हो रही है, कोई 3 उपाय बताएं। तो रासायनिक पदार्थ का कम उपयोग करें, इससे हमारी वायु प्रदूषित नहीं होगी। पेट्रोल तथा डीजल से चलने वाले जो वाहन हैं उनको कम किया जाए। उद्योगों से निकलने वाले जो धुएं हैं उनका सही प्रबंधन होना चाहिए। धुएं लिख दिया, धुएं लिख लीजिए, धुएं। ठीक है, धुएं, तो यह गलत शब्द लिखा हुआ है, यहाँ पे आप सुधार लीजिए। यहाँ पे ऐसा लिखना, एड़ी की ए, धुएं का सही प्रबंधन करके, क्योंकि जो उद्योग होते हैं बड़े बड़े, उनसे क्या होता है, धुआं निकलता है उनकी चिमनियों से, तो उनका सही प्रबंधन होना चाहिए। नहीं तो ये हमारी पूरी वायु जितनी रहती है वायुमंडल को ये प्रदूषित करता है। ठीक है, तो उसका सही उपयोग यदि हो तो हम यहाँ पे हमारी वायु प्रदूषित नहीं होगी। यहाँ से देखें प्रश्न 11 में से हमें यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ प्रश्न 11 दिया है, इसमें है कि प्राचीन युग में, पहले के समय में मनुष्य के स्वस्थ रहने के क्या कारण थे? तो देखिए प्राचीन युग में मनुष्य सभी 5 तत्वों को संतुलित बनाए रखता था, इसलिए वह स्वस्थ था, बिल्कुल स्वस्थ रहता था, क्योंकि वह 5 तत्वों का उपयोग करता था। अब तो हमारा शरीर में देखें तो हम बाहर की कई वस्तुएं खाते रहते हैं, हमारा शरीर इसलिए अस्वस्थ होता रहता है। प्रश्न 12 देखिए, इसमें दिया है कि 5 तत्वों में से कौन सा तत्व आपको सबसे अच्छा लगा, उसे बढ़ाने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे, और अपने शब्दों में इसको लिखिए। तो जो 5 तत्व होते हैं, है ना, उनमें से कौन सा तत्व सबसे अच्छा है? 5 तत्वों में मुझे वायु तत्व सबसे अच्छा लगा। तो हमें वायु को प्रदूषित नहीं होना देना चाहिए, क्योंकि वायु के बिना जीवन असंभव है। तो वायु की अनुपस्थिति में शरीर क्या होता है, मूर्छित हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से हमें इस वायु तत्व सबसे अच्छा लगा है। प्रश्न 13 देखिए, प्रश्न 13 में दिया है कि जल प्रदूषण के कोई 5 कारण बताइए। जल प्रदूषण किससे होता है? तो जल प्रदूषण अपशिष्ट पदार्थों का समावेश, जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं घर से निकलते हैं और हम जल में डाल देते हैं। रासायनिक तत्वों का समावेश होता है, कई रासायनिक जैसे मान लो क्रियाएं होती हैं, और जैसे हमारे ये उद्योग धंधे हैं उनसे ही ये कई रासायनिक पदार्थ वहाँ से निकलते हैं और पानी में मिल जाते हैं। कीटनाशकों का प्रयोग करके, हम कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं जिससे हमारा जो है जल प्रदूषित हो रहा है। नगरीय मल का समावेश, जो हमारे बड़े बड़े नगर हैं उनसे नालियों से मल निकल रहा है और वो जो कहाँ जाता है, बड़ी बड़ी नदियों में बह रहा है।
हैं। प्रश्न यहाँ पे 5 नंबर में हम लिख देंगे कि जल संरक्षण के लिए जागरूक होना ज़रूरी होता है। ठीक है, जागरूक ही नहीं, ऐसा लिखा गया, जल संरक्षण के लिए जागरूक ही नहीं होना है कि जागरूक हो गए, लेकिन इसका उपयोग भी करना है। ठीक है ना, इस प्रकार से इसको लिखना है। तो यहाँ से जो नहीं लिखा है, नहीं शब्द को हटा दीजिए, उसको नहीं लिखना है। ठीक है ना, जल संरक्षण के लिए हमें जागरूक होना है। ठीक है ना, कि हमारा जल संरक्षण हो सके। ठीक, तो आज इतना ही। तो ये दिया गया है पाठ 8। इसमें है संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास। ये संगीत शिरोमणि कहे जाते हैं, कौन? हरिदास। तो यहाँ देखें, पाठ के पूर्व की कुछ तैयारी के लिए दिशा निर्देश दिए रहते हैं, और इसके बाद में यहाँ देखें, ये दिशा निर्देश के रूप में यहाँ पे दिया गया है ब्राह्म चिन्ह तालिका। ये जो ब्राह्म चिन्ह दिए गए हैं, इन ब्राह्म चिन्हों को जरूर अच्छे से एक बार पढ़ना है और इसको समझ लेना है कि हमें ये जो चिन्ह रहते हैं कहाँ कहाँ इनका उपयोग होता है। जैसे पूर्ण विराम है, तो पूर्ण विराम एक डंडा अपन सीधा खींच देते हैं, इसको पूर्ण विराम बोला जाता है, ये चिन्ह को। और ये जब हमारा वाक्य पूर्ण होता है तो उसके बाद हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन स्कूल गया, इसके बाद देखिए यह हमने पूर्ण विराम लगा दिया। अल्प विराम, अल्प विराम इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य के बीच में आवश्यकता अनुसार करते हैं। जैसे शब्दों के बीच में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे रेखा, और उसके बाद अल्प विराम लग दिया, पूना, और भी इस प्रकार से हमें जो किसी के नाम होते हैं इनके बीच में, तो हम यहाँ अल्प विराम लगाते जाते हैं। अर्धविराम, देखिए ये है अर्धविराम। अर्धविराम जो अल्पविराम है उसके ऊपर बिंदी रहती है, अल्पविराम है। जहाँ अल्पविराम से कुछ अधिक समय के लिए रुका जाता है तो उसको अल्पविराम वहाँ पे लगा दिया जाता है। जैसे शाला की घंटी बजी, अब बाद में हुआ क्या, बच्चे भागने लगे। ठीक है ना, यहाँ अर्धविराम लगाया जाएगा। और इसके बाद आता है पूर्व विराम या अपूर्ण विराम। ये अपूर्ण रहता है, 2 बिंदी रहती है इस प्रकार की। इस चिन्ह का उपयोग निर्देशक चिन्ह की तरह होता है। जैसे सुमित्रा नंदन पंत एक अध्ययन, इन्होंने इस प्रकार से सुमित्रा नंदन पंत के बाद देखिए ये 2 बिंदी लगा दी गई हैं, तो इस प्रकार से यह अपूर्ण विराम का उपयोग यहाँ पे किया गया है। इसी प्रकार से देखें तो प्रश्नवाचक चिन्ह सभी लोग जानते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ लगाया जाता है, ये इसका चिन्ह रहता है जहाँ प्रश्न किए जाते हैं, आपका क्या नाम है, आप कहाँ जा रहे हैं, इस प्रकार से, है ना। और विषमय सूचक चिन्ह, ये विषमय सूचक चिन्ह कहलाता है कि ये हमने लाइन और उसके नीचे बिंदी रख देते हैं, विषम सूचक शब्द कहलाते हैं। इन चिन्हों को हम विषम सूचक चिन्ह कहते हैं। प्रायः घृणा, आश्चर्य, प्रसन्नता आदि मनोभावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे अरे वह चली गई, ऐसे इस प्रकार से जब हम कोई चीज़ का एकदम अचक जाते हैं, है ना। योजक चिन्ह, इस योजक चिन्ह का तो आपको मालूम कहाँ कहाँ लगाया जाता है। जब हम उसी को 2 बार लिखते हैं किसी शब्द को, तो वहाँ इसका उपयोग होता है। या फिर 2 शब्दों के बीच में ये पुनरुक्त शब्द अथवा अन्य 2 शब्दों को बीच लगाया जाता है, तो कुछ पुनरुक्त होते हैं। अब यहाँ देखिए सुख दुख हानि लाभ, ये विपरीत है एक दूसरे के, तो यहाँ पर भी लगा। वन गमन, ठीक है ना, राज काज, यहाँ भी लगता है ना। राम लक्ष्मण, इस प्रकार से, है ना। हंस पद, अब ये त्रुटि सूचक चिन्ह है। ये देखिए त्रुटि सूचक चिन्ह का ऐसा उपयोग होता है जब वाक्य में लिखते समय कुछ अंश छूट जाते हैं, तो हम यहाँ ऐसा, किसी वाक्य हमारा यहाँ पे छूट गया तो हम यहाँ ऐसा चिन्ह लगा देते हैं और इसके ऊपर वाक्य को लिख देते हैं। ठीक, तो ये कहलाता है त्रुटि सूचक चिन्ह, इसको बोलते हैं। यहाँ देखें ये लाघव चिन्ह, संक्षेप चिन्ह कहा जाता है। इस प्रकार से बिंदी बस लगाई जाती है इसमें, ये लाघव चिन्ह है। और इसका भी लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे हम कोई शब्द लिखें और शब्द लिखने के बाद देखिए मध्य प्रदेश, 2 बिंदी लगा दिए, इसका चिन्ह का उपयोग हुआ। डॉक्टर, डा बना के और बिंदी लगा देते, APJ, है ना। इस प्रकार से बिंदी लगाते जाते हैं और इसको बोलते हैं शॉर्ट में हमने ये लिख दिया है। इसी प्रकार से ये देखें तो विवरण चिन्ह रहता है। जब हम किसी चीज़ का विवरण करने जाते हैं तो 2 बिंदी लगा करके एक लाइन ऐसी खींच देते हैं, यह विवरण चिन्ह कहलाता है। और इसका उपयोग इस प्रकार से किया जाता है। वहाँ विवरण चिन्ह का प्रयोग ऐसे किया जाए, संज्ञा के भेद होते हैं या कुछ भी इस प्रकार से विशेषताएं लिखना है तो वहाँ इसका उपयोग किया जाता है। चलिए ठीक है, आगे देखें तो इसमें यहाँ से देखें तो इसमें जो इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न या बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं यहाँ से, तो यहाँ देखें जो हमें पाठ दिया गया था संगीत के बारे में, तो यह बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से इस सबको हम समझेंगे कि संगीत में कितनी कलाएं होती हैं। तो संगीत में 16 कलाएं होती हैं, यह हमें ध्यान रखना है। अब संगीत के बारे में देखिए, यहाँ पर प्रश्न 2 दिया गया है जो संगीत के बारे में, इनका नाम है तानसेन के गुरु का नाम क्या था? तानसेन महासंगीतकार थे। इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे हरिदास। कौन थे? हरिदास। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि इनके गुरु कौन थे? हरिदास थे। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। यहाँ देखें प्रश्न 3 दिया गया है, बड़ा अजीब सा प्रश्न है और कोई कोई को विश्वास नहीं होता है, लेकिन इसे गीत के माध्यम से बताया जा रहा है। तो यहाँ देखें, मेघ मल्हार किसे कहते हैं? मेघ मल्हार एक गीत होता है।
है ना। और ये कब गाया जाता है? मेघ मल्हार वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला राग है जो बादलों को आमंत्रित करता है। यानी इससे बताया गया है कि मेघ मल्हार गीत जब गाया गया तो वर्षा भी होने लगती है। ठीक। प्रश्न चौथा है कि पाठ के आधार पर बताएं कि तानसेन की गुरु बहन कौन है। इस पाठ के आधार पर तानसेन की गुरु बहन रूपा है। कौन सी है? रूपा। ठीक। प्रश्न 5 दिया है, स्वामी हरिदास का संगीत सुनने के लिए अकबर ने क्या उपाय किया। तो अकबर ने तानसेन को गलत गाने के लिए कहा ताकि स्वामी हरिदास सही संगीत गा सकें। ठीक है। तो अकबर इस प्रकार के थे कि आप थोड़ी सी गलत गाएं तो वो क्या गाएंगे, फिर उनके जो तानसेन थे वो सही गाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अकबर ने ये उपाय सोचा था कि इसमें के बाद जिससे कि तानसेन गाने लगें। प्रश्न 6वां है, स्वामी हरिदास ने समाज शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है। तो स्वामी जो हरिदास हैं उन्होंने समाज शब्द का प्रयोग श्रोताओं के लिए किया है, जो उनके गायन सुनाने आए थे उनके लिए उन्होंने इस शब्द का उपयोग किया है। चलिए आगे देखिए, यहाँ से देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न 7 है कि पाठ के आधार पर बताइए कि दीपक राग के बाद राग मेघ मल्हार गाना क्यों आवश्यक है। तो जब दीपक राग गाया जाता है उसके बाद मेघ मल्हार, भाई दीपक से क्या होती है उजाला या अग्नि पैदा होती है ना। तो वर्षा करना जरूरी है जिससे आग बुझ जाए, है ना। क्योंकि दीपक राग शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है और मेघ मल्हार राग प्राणों की रक्षा करता है। ये प्राणों की रक्षा करता है ना, ठंडक देता है, इसलिए इसको गाया जाता है। प्रश्न 8 है, स्वामी हरिदास ने अकबर को कैसे पहचान लिया है। तो स्वामी जो हरिदास हैं उन्होंने अकबर को आँखों का इशारा करते हुए देख लिया था और उनको क्या किया, पहचान लिया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 9वां दिया गया है। इसमें है कि तानसेन ने अपने गुरु को अंतर्यामी क्यों कहा है कि ये अंतर्यामी हैं। अंतर्यामी तो जानते हैं जो बिना देखे पहचान लेते हैं, उसको अंतर्यामी कहा जाता है। तो तानसेन ने उनको अंतर्यामी क्यों कहा गया। तानसेन ने अपने गुरु को अंतर्यामी कहा क्योंकि उनके गुरु तानसेन जो थे उनके मन की सभी बातें जान लेते थे, इसलिए उनको क्या कहा गया, क्या कहा गया, अंतर्यामी। ठीक। प्रश्न 10वां देखिए, इसमें दिया है प्रश्न 10वां कि स्वामी हरिदास और तानसेन के गायन में मुख्य अंतर क्या है। तो स्वामी हरिदास गाते थे, तानसेन भी गाते थे, लेकिन दोनों में कुछ अंतर है। तो यहाँ देखें, तानसेन अकबर को खुश करने के लिए गाते थे। तानसेन क्या थे, अकबर को खुश करने के लिए गाते थे, जबकि स्वामी हरिदास भगवान श्री कृष्ण को रिझाने के लिए गाते थे। देखिए दोनों में थोड़ा सा अंतर है कि ये अकबर को रिझा रहे थे और ये भगवान को रिझा रहे थे, बस ये अंतर है। आगे देखें, प्रश्न 11वां दिया गया है कि इस पाठ के आधार पर तानसेन का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। तो देखिए जो तानसेन थे, तानसेन शास्त्रीय संगीत के एक महान ज्ञाता थे। ये शास्त्रीय संगीत जानते थे। उन्हें सम्राट अकबर के 9 रत्नों में भी गिना जाता था। जो इसके अकबर के 9 रत्न थे, है ना। 9 रत्न से मतलब है उनके 9 ऐसे आदमी। संगीत सम्राट तानसेन की नगरी ग्वालियर के लिए एक कहावत प्रसिद्ध है, यहाँ बच्चे रोते हैं तो सुर में और पत्थर लुढ़कते हैं तो ताल में। इस प्रकार से यहाँ की एक कहावत है। इस प्रकार से वो सब अपने अपने ताल में और अपने अपने सुर में चलते हैं यहाँ के लोग। ठीक। ये है यहाँ जो है तानसेन का परिचय। ठीक। चलिए आगे देखिए, यहाँ प्रश्न 12वां दिया गया है कि तानसेन पर प्राणों का संकट क्यों आ गया था। तो अब देखिए जो तानसेन थे उनके प्राणों पर संकट क्यों आया। तो तानसेन की मदद रूपा द्वारा ना किए जाने पर यदि वह दीपक राग अकेले ही गाते हैं, अकेले ही सुनाते, तो उनके शरीर में क्या होता, अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हो जाती, जिस कारण उनकी मृत्यु भी हो सकती थी। तो तानसेन की मदद किसने की, रूपा ने। रूपा ने ये सोचा कि यदि ये अकेले गाएंगे तो इसे राग से क्या होगा, इनके अंदर ऊष्मा उत्पन्न होगी और मृत्यु भी हो सकती है। तो इन्होंने क्या किया, रूपा ने इनको अकेले गाने से जो है सहयोग दे दिया इन्होंने, रूपा ने। ठीक है ना। तो इन्होंने इसकी मदद की और उन पर इस प्रकार का एक संकट आ गया था। ठीक है। इन्होंने इस समय देखा कि ये राग गा रहे हैं और अकेले ही गा रहे हैं, तो ये मदद नहीं करने के कारण थोड़ा संकट आया, फिर उन्होंने इसकी मदद की। ठीक। चलिए तो आज इतना ही, मिलते हैं। यहाँ देखिए ये दिया गया है पाठ 9, पद और दोहे। यहाँ पे पद दिए गए, दोहे भी दिए गए हैं। तो यहाँ देखें पाठ के पूर्व की कुछ तैयारी है। तो इसमें जो है मीराबाई दोहे इनके पद हैं,
कबीरदास जी के दोहे, रहीम के दोहे, ये सभी इनके दोहों के माध्यम से आज हम इस पाठ में समझेंगे और इसको हम अच्छे से याद भी कर लेंगे, क्योंकि यह पाठ जो है यहाँ देखिए इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहले तो इसके विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, इन सब का हम अध्ययन करेंगे। तो हमसे जो है ना कोई भी पद या दोहे रहते हैं उनका हम अर्थ समझ लेंगे, है ना। तो यहाँ देखें सबसे पहले इसमें दिए गए हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, और प्रश्न एक दिया गया है कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। ये दोहा है। क्या है ये दोहा। तो ये दोहा किसने लिखा है ये पूछा जा रहा है। तो ये दोहा रहीम कवि का है कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, ठीक है ना। आगे देखें प्रश्न दूसरा दिया गया है, इसमें दिया है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, है ना। इस पंक्ति में कब करने को कहा गया है। ये जो यहाँ पे पंक्ति दी गई है, इस पंक्ति में कहा है कि काल करें सो आज कर, ठीक है ना। इस प्रकार की ये जो पंक्ति है, तो इसमें कब करने को कहा गया है। तो इसमें कहा गया है कि काल करे सो आज कर, माने अभी कर, अभी माने वर्तमान में, ठीक है ना। तो यहाँ इसका हो जाएगा वर्तमान में बताया जा रहा है। प्रश्न तीसरा यहाँ से देखें तो इसके जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पे मीरा की भक्ति किस भाव की होती है। तो मीरा की भक्ति जो है रति भाव की होती है, ठीक है। ये रति भाव की, बहुत उसमें विभोर होकर के इनकी भक्ति है। प्रश्न 4 दिया कि कबीरदास जी को सबसे बुरा आदमी क्यों मिला। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि वे स्वयं ही सबसे बुरे आदमी हैं, इसलिए उन्होंने देखा बुरा जो देखन में चला, है ना। ये दोहा है, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, है ना। जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई, ये दोहा है। तो उसी में तुलसीदास जी ने स्वयं को, अपने को पहचान लिया कि मैं ही दुनिया में बुरा हूँ, कोई दुनिया में बुरा नहीं होता। यदि हम अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी होती है, ठीक। यहाँ पर देखिए प्रश्न 5 है लाज। इस शब्द का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो लाज यानी होती है शर्म, क्या बोलते हैं ना, लाज नहीं आती आपको, यानी शर्म, है ना। तो इसका वाक्य में प्रयोग किस प्रकार से करेंगे। यहाँ देखिए, अच्छा कार्य करने में हमें लाज नहीं आनी चाहिए, ठीक। इस प्रकार से हम इसका वाक्य बना लेंगे। यहाँ देखें प्रश्न 6 दिया गया है कि कबीर ने किन 2 बातों को सीख अपने दोहों में दी है। जो कबीर हैं उन्होंने कहा है कि भूखी को भीख दो, जो भूखा है उसको क्या दो, उसको भीख दे दो, भूखे को भीख दो। भूखे भी लिख सकते हो, भूखी नहीं। यहाँ पे अच्छा शब्द है भूखे, तो यहाँ पे भूखे की जगह हम क्या कर दे, भूखी की जगह भूखे, या भूखी भी सही शब्द है। तो इसमें हो जाएगा भूखे को क्या दो, भीख दो। और नंबर 2 में लिख देंगे हम कि ईश्वर की भक्ति पूरे मन से करो, है ना। तो ये 2 प्रकार की सीख किसने दी है, कबीरदास जी ने दी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न है। यहाँ देखिए प्रश्न 7, यहाँ से लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। रहीम ने उत्तम प्रकृति और कुसंगति की बात किस दोहे में कही है। उस दोहे को यहाँ पे लिखिए। तो उन्होंने कहा है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, और चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो जो रहीम कवि हैं वो कह रहे हैं कि जिसकी प्रकृति अच्छी है उसके साथ कोई कुसंगति वाला मिल जाए तो उसको बिगाड़ नहीं सकता है। जिस प्रकार से वनों में देखा होगा कि जो विषैले सर्प रहते हैं वो चंदन के पेड़ों पर लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन का कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से जो है रहीम कबीरदास जी ने कुसंगति का प्रभाव यहाँ इस दोहे के माध्यम से दिखाया है। प्रश्न 8 देखिए, रहीम के अनुसार सच्चे मित्र की क्या विशेषता होनी चाहिए। तो रहीम के अनुसार जो सच्चे मित्र हैं, इन्होंने कहा है कि जो सच्चे मित्र होते हैं वो दुख और विपत्ति में साथ देते हैं, और वही हमारा सच्चा मित्र होगा, ठीक है ना। तो अपन भी इस चीज़ को मान लेते हैं और अपना लेते हैं कि जो हमारे दुख विपत्ति में साथ देते हैं वो हमारे मित्र हैं, ठीक है ना। प्रश्न 9 देखिए, आगे दिया गया है इसमें। प्रश्न 9 की निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। यहाँ पे जो पंक्ति लिखी हुई हैं ये मीरा के पद हैं, और इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, और अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई। तो ये किसने, मीराबाई ने कहा है कि मैंने तो कृष्ण के प्रेम में असुओं से प्रेम की बेली बहा दी है, ठीक है ना। मतलब इसकी गंगा बहा दी है, अब वह बेल क्या हो गई है, फैल गई है, अब मुझे आनंद मिल रहा है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा है इन पंक्तियों के माध्यम से। प्रश्न 10 है, कबीर ने कोई भी काम अभी करने की बात क्यों कही है। क्योंकि जो हमारी मृत्यु किस समय हो जाए और हमारे कार्य अधूरे रह जाएं, तो
कबीरदास जी ने कहा है कि भाई हमें इस कारण कबीर ने सभी कार्य अभी करने को कहा है वर्तमान में। उन्होंने कहा कि काल करे सो आज कर, है ना। तो उस दोहे को जरूर हमें याद रख करके हमें अपना कोई भी काम उस प्रकार से करना चाहिए, हमें किसी काम को टालना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 11वां दिया गया है कि कबीर एक समाज सुधारक थे। इस पर अपने विचार और अपने शब्दों में इसको लिखें। तो जो कबीर थे, कबीर निर्माता से भरे हुए थे और हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म में मेल मिलाप करने वाले पहले संत हुए हैं ये। कबीर ने अपने लेखन के माध्यम से एक शिक्षक और समाज सुधारक की भूमिका निभाई, जिसमें मुख्य रूप से उन्होंने दोहा लिखे हैं, पद भी लिखे, छंद भी इनमें शामिल हैं। वेदांत, सूफीवाद, वैष्णववाद और नाथ संप्रदाय में उनका दृढ़ विश्वास था। तो इस प्रकार से ये समाज सुधारक रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 12वां है कि निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पे लिखा है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकट मोर पति सोई, तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, और छाण दई कुल की कानी कहा करे कोई, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। मर्यादा उन्होंने खो दी और कहा है कि चुनरी के किए टूक ओढ़ लीनी लोई, और मोती मूंगे उतार अब बनमाला पोई। तो देखिए जो इन्होंने यहाँ पे मीराबाई ने जो पंक्तियाँ कही हैं, उन्होंने कहा है, वो कहती थी कि मेरे तो गिरधार कौन है, गोपाल यानी श्री कृष्ण ही सर्वस्व है, मेरे तो गिरधर वही हैं, इनके अलावा मेरा कोई नहीं है, अन्य किसी से मेरा कोई संबंध नहीं है। जिस कृष्ण के सिर पर मोर मुकुट है वही मेरा पति है। मैं श्री कृष्ण को अपना पति मानती हूँ। इस भक्ति के लिए मैंने अपने माता पिता भाई बहन आदि सभी को छोड़ दिया, वे मेरे कोई नहीं होते हैं। इन्होंने इस प्रकार से कहा है, मैंने तो अपने वंश परिवार तक का त्याग कर दिया, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है ना, इस प्रकार से उन्होंने कहा है। ठीक है, तो ये दिए गए थे प्रश्न 12, 1 से 12 तक के प्रश्न, हमने इनको समझे, अपनी एट ग्रेड बुक में इनको लिख लीजिए। तो आज इतना ही दिया गया है। पाठ 10, क्या ऐसा नहीं हो सकता। इस पाठ के पूर्व की कुछ तैयारी और दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो पत्र होते हैं, हम पत्र एक दूसरे को लिखते हैं, ठीक है ना, तो पत्र के यहाँ पर प्रकार हम समझ लेंगे कि क्या होते हैं, और घर में आने वाले जो पत्र होते हैं उन पर कुछ यहाँ पर चर्चा दी गई है। तो यहाँ देखें, इस पाठ के माध्यम से ये सारी चीज़ हम यहाँ समझने वाले हैं। तो यहाँ देखें, पढ़िए इसको, आगे इसमें लिखा गया है, निर्देश के रूप में दिया है कि जो हमारी अभिव्यक्ति होती है उसे बोलकर हम लिखते हैं, है ना। अभिव्यक्ति लिखने के लिए व्यक्ति को हम क्या करते हैं, पत्र भेजते हैं, और उसे जब हम यहाँ लिख करके कोई अभिव्यक्ति भेजते हैं तो वो हमारे पत्र कहलाते हैं। पत्र 2 प्रकार के होते हैं, जैसे इन्होंने बताया यहाँ की व्यक्तिगत पत्र, ठीक है ना, और शासकीय पत्र। अब हम कोई अपने दोस्तों को पत्र भेजते हैं तो वह व्यक्तिगत पत्र कहलाएंगे। हम अपने माता पिता को पत्र भेजते हैं बाहर से तो वो हमारे क्या होते हैं, व्यक्तिगत पत्र होते हैं। अब शासकीय पत्र शासन की तरफ शासकीय कर्मचारी शासन को भेजते हैं, तो ये शासकीय पत्र ये अलग भाषा में लिखे जाते हैं, थोड़ी सी इनकी भाषा अलग होती है। तो यहाँ देखें, पत्र के अंग, सामान्य रूप से पत्र के 5 अंग होते हैं। पत्र लेखक का नाम, पता, दिनांक, ये सारी चीज़ें होना चाहिए। उसमें संबोध एवं अभिवादन होना चाहिए, विषय वस्तु होनी चाहिए, पत्र का विषय क्या है उसकी विषय वस्तु होना चाहिए, और उसके जो है स्वनिर्देश अभिवेदन एवं उसके बाद फिर हस्ताक्षर होते हैं। पत्र का पता होता है कि ये कहाँ भेजना है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें बताई गई हैं और इस पाठ के माध्यम से हम सीखेंगे। और यहाँ एक और बात बताई जा रही है कि हमें इस पाठ के माध्यम से क्या सीखना है। यहाँ सकर्मक और अकर्मक क्रिया देखें, सकर्मक कौन होती है, अकर्मक कौन होती है, अभी हमें इस पर पढ़ना है। तो वाक्य में जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती वो अकर्मक क्रिया है। इसी कर्म की कोई ज़रूरत ही नहीं होती, कोई काम नहीं होता इसमें, वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे वह हंसता है, अभी इसमें कोई काम नहीं, इस वाक्य में हंसना अकर्मक क्रिया है। सकर्मक, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, जिस प्रयोग में कर्म की अनिवार्यता बनी रहती है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। और जैसे सीता पत्र लिखती है ना, तो लिखना एक सकर्मक क्रिया हो जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं होती हैं। तो इनको हमने देखा। अब हम देखेंगे, यहाँ पे देखें, इसके जो है आगे बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं इस पाठ के। तो यहाँ देखिए, यहाँ से देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न 1 दिया गया है, इसमें है समान रूप से पत्रों के अंग 5। हमने अभी देखा है, पढ़े हैं कि पत्रों के 5 अंग होते हैं। पत्र जो होते हैं, प्रश्न है कि सरकारी अथवा प्रार्थना पत्रों में अभिवेदन हेतु प्रयोग होने वाला शब्द जो होता है वो होता है भवदीय। भवदीय लिख देते हैं लास्ट में, है ना। तो ये थोड़ा सा इस प्रकार का अभिवादन करने वाला शब्द है।
यहाँ देखिए प्रश्न तीसरा दिया गया है कि औपचारिक पत्रों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। जो औपचारिक पत्र होते हैं, तो औपचारिक पत्र जो हमारे लिखे जाते हैं, हम देते हैं, तो कहाँ पर है? स्कूल, कॉलेजों, कार्य जो कालों में होता है, उनका यहाँ पर उपयोग किया जाता है। ये हमारे औपचारिक पत्र हैं। और पत्र के समान अंगों के नाम लिखिए यहाँ पर। तो हम पत्र लेखन का नाम, पता, दिनांक, संबोधन, अभिवादन ये लिखते हैं। फिर उसके बाद में विषय वस्तु लिखते हैं, फिर उसके दिशा निर्देश है, हमें क्या कहना है, अभिवादन है ना, और उसके बाद लास्ट में हस्ताक्षर करके और उनका पता लिख देते हैं कि मैं कौन हूँ। ठीक है ना, इस प्रकार से। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है, प्रश्न 5 में है कि सकर्मक कर्मक क्रिया वाले एक एक वाक्य यहाँ पे लिखें। तो सकर्मक क्रिया देखिए इस प्रकार से होती है कि मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, ये सकर्मक, मैं रहना, रहना इसमें सकर्म हो गया। अकर्मक में मोर नाचता है, अब नाचता है तो ठीक है, ये क्या हुआ? अकर्म हुआ। ठीक। प्रश्न 6 है, मेहमान के घर आने पर हम क्या छिपाने का प्रयास करते हैं? जब कोई मेहमान हमारे घर में आता है तो हम क्या छिपाते हैं? तो हम छिपाते हैं, आपको सबको मालूम है कि मेहमान आ जाते हैं तो अपने घर में आने पर हम अपने टूटे फूटे पुराने सामान को छुपाने का प्रयास करते हैं। ठीक है। अब यहाँ प्रश्न 7वां देखिए, इसमें लिखा गया कि कौन सा पत्र लिखेंगे। यहाँ पे दिए गए माता पिता को कौन सा पत्र लिखेंगे? व्यक्तिगत पत्र कहलाते हैं। प्रधानाध्यापक को ये शासकीय पत्र है ना। जिलाधीश को शासकीय हो जाता है। सरपंच ये भी शासकीय कर्मचारी होता है। मित्र या भाई को ये व्यक्तिगत होते हैं। नगर पालिका अध्यक्ष ये शासकीय होते हैं। तो इस प्रकार से हम शासकीय पहचान कर लेंगे कि पत्र हमारा कौन सा लिखा जाना है। ठीक है। यहाँ देखें प्रश्न 8वां दिया, निम्नलिखित पत्रों के अंगों को कहाँ लिखा जाएगा, उनके जो अंग हैं तो कैसे लिखते हैं। इसमें देखिए, पत्र लेखन का नाम और पता, दिनांक, दाईं ओर पता और दिनांक लिख लेते हैं, है ना। अभिवादन हस्ताक्षर पत्र के अंत में दाईं ओर किया जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम पत्र का लेखन करते हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए प्रश्न 9 दिया है कि आपके घर में आने वाले पत्रों के बारे में 3 वाक्य लिखिए। तो हमारे घर में कौन से पत्र आते हैं भाई? व्यक्तिगत भी आते हैं, शासकीय पत्र भी होते हैं, है ना। और पत्रों में हमारे रिश्तेदार हमारे हाल चाल जानते हैं इससे, और इस प्रकार से हमारे घर में ये पत्र आते रहते हैं। प्रश्न 10वां है कि घर पर आए मेहमान की आपसे क्या अपेक्षाएं होती हैं। तब घर पर कोई मेहमान आता है तो हम चाहते हैं कि आप उनको समय दें और अच्छे से उनको उनकी खातिरदारी करें, उनकी मतलब सिफारमानी कहना चाहिए, उनकी मेहरबानी करें, है ना। तो इस प्रकार से हमें करना भी चाहिए। इस प्रकार से उनकी अपेक्षाएं होती हैं घर में जब कोई मेहमान आता है तो यहाँ पर देखिए प्रश्न 11वां दिया है कि कष्ट उठाकर व्यवस्था करने पर, जब हम कोई कष्ट उठाते हैं व्यवस्था करते हैं तो मेहमान के मन में या मित्र के मन में इनके लिए क्या विचार आते होंगे भाई? विचार लिखिए। तो देखिए, मित्र यह सोचता होगा कि कभी ऐसा नहीं हो सकता कि तुम जिस हाल में हो उसी हाल में मैं तुमसे मिलूं, ऐसा सोचते ही होंगे, है ना। ना कि तुम अपने दुख दर्द छुपा करके मुझसे मिलो। हम आते हैं किसी के घर तो अपन पूछते भी हैं, क्यों भाई कैसे हो? तो बस कहते हैं भले कुछ भी हो, कहते बहुत अच्छे हैं, बढ़िया, ठीक है सब, है ना। इस प्रकार से बोल देते हैं। लेकिन जो हमारे मित्र या हमारे जो रिश्तेदार होते हैं वो चाहते हैं कि आपकी जो समस्या हो वह सहज उजागर करते हुए मिलना चाहिए। ठीक। यहाँ देखिए प्रश्न 12वां दिया है कि आप अपनी बड़ी बहन को पत्र लिख करके अपने अध्ययन के बारे में बताइए। आपकी कोई बड़ी बहन है तो उसको इस प्रकार से हम पत्र लिखेंगे। शोभा अपना लिखेंगे यहाँ पर कि 31 पुरानी छावनी ग्वालियर मध्य प्रदेश, दिनांक लिख देंगे यहाँ, जो भी दिनांक होगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो भी दिनांक हो यहाँ पर लिख दें। ठीक है। फिर यहाँ पर लिखते हैं कि प्रिय बहन शोभा, मैं यहाँ पर अच्छा हूँ और आशा करता हूँ कि आपके यहाँ पर भी सभी कुशल मंगल से होंगे। आगे का समाचार यह है कि मेरी 6वीं कक्षा की पढ़ाई जो है बहुत अच्छी चल रही है ना। ये अपन उसमें लिख देते हैं। ठीक है। और मेरी 6वीं कक्षा की जो पढ़ाई है बहुत अच्छी है, लेकिन हो सकता है मैं अपने कक्षा में प्रथम आऊँ, है ना। और फिर लिख देते हैं, बहन शोभा आप पत्र में घर के बारे में भी लिखना, ये तुम्हारा छोटा भाई अरुण, ये ऐसा हम इसको लिख करके पत्र को भेज देते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इसमें अपने पत्र के माध्यम से हम अपनी पढ़ाई के बारे में इस प्रकार से पत्र लिख सकते हैं। ठीक है। तो आज इतना ही। देखिए यहाँ अनुक्रमण का भी दी गई है, तो इसमें है पाठ 11 में झांसी की रानी। ठीक है ना। तो ये झांसी की रानी पाठ आज हम समझेंगे कि झांसी की रानी क्या थी। ठीक है। इनके बारे में समस्त जानकारी हमें होना चाहिए। ठीक है ना। तो देखिए इसे, तो ये जो पाठ दिया गया है इसमें पाठ के पूर्व की तैयारी है, झांसी की रानी पाठ 11। और इसमें जो एक कविता दी गई है, कविता भी आपने अच्छे हाव भाव के साथ पढ़ ली होगी। तो जो वीरांगनाएं महिलाएं हुई हैं, है ना, जैसे आपने देखा होगा रानी दुर्गावती,
रानी अवंतीबाई, आई समझ में। ये जो हैं बहुत ही अपने देश की ऐसी महिलाएं हो गई हैं जिन्होंने अपनी वीरता दिखाई है। और इस पाठ के माध्यम से यहाँ देखिए प्रश्न है, जो हमारे यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों में सबसे पहले यहाँ दिया गया है प्रश्न 1, और इसमें दिया कि झांसी की रानी की सहेली का नाम क्या था। तो जो झांसी की रानी है उनकी सहेली का नाम था मुंद्रा। क्या था? मुंद्रा। यहाँ पे मुंद्रा लिख दीजिए। प्रश्न 2 देखिए, लेफ्टिनेंट वाकर रण क्षेत्र से क्यों भागे थे? क्योंकि वो घायल हो गए थे, है ना। तो घायल होने से, यहाँ लिख देंगे, घायल होने से वो भाग गए थे। प्रश्न 3, यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखना है। क्या लिखना है? शुद्ध वर्तनी। यहाँ देखें ये दिवस लिखा हुआ है, यदि हम छुट्टी की मात्रा लगा देते हैं तो सही शब्द दिवस बन जाएगा। ये इसकी वर्तनी है। देखिए कविता में भी वा में बड़ी की मात्रा लगी है, वा में छोटी की मात्रा होनी चाहिए। विधाता, वा में छोटी की होना चाहिए, तो ये सही विधाता बन जाएगा। इसमें विधाता लिखा हुआ है। उदित है, जबकि होता है उदित। उदित माने सूर्य का उगना, है ना, इस प्रकार से। अब देखिए प्रश्न 4, वैभव शब्द का अर्थ लिख करके कविता में आए वैभव शब्द वाली जो पंक्ति है वो लिखना है। वैभव यानी समृद्धि का। तो हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, यह रानी लक्ष्मीबाई का जो ये यहाँ पे कविता दी गई है उसकी ये पंक्ति है, ठीक है, वैभव वाली। प्रश्न 5 दिया है कि रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा क्यों अड़ गया था। तो सामने नाला होने का रानी का अवंतीबाई का घोड़ा अड़ गया था, क्योंकि सामने क्या आ गया था? नाला। इसलिए वो क्या हुआ? आगे नहीं कूद सका, है ना। प्रश्न 6 है, रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में शोक का आगमन कब हुआ? जब राजा जी निधन होने के बाद रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में शोक का आगमन हुआ। तो जैसे उसका निधन हो जाता है, कोई भी हो, तो उनके परिवार में सभी में शोक की लहर उठती है ना। तो इस प्रकार से वो उस समय जब राजा जी निधन हो गया तो वो घबरा गई, है ना। आगे देखें प्रश्न 7 दिया गया है। प्रश्न 7 में है कि रानी लक्ष्मीबाई के मुँह बोले भाई कौन थे। तो जो उनका भाई था रानी लक्ष्मीबाई का, वह थे नाना साहब। कौन थे? नाना साहब इनके माने मुँह बोले भाई थे। प्रश्न 8 देखें, तो यहाँ पे प्रश्न 8 दिया गया है और उसमें दिया है कि हड़प नीति का क्या आशय है। जो हड़प नीति चल रही थी उसका मतलब है, पाठ के आधार पर बताइए। ब्रिटिश शासन के कानून के अनुसार किसी राज्य की निसंतान मरने पर वहाँ के राज्य का स्वतः विलय ब्रिटिश राज्य में हो जाता था। ऐसा मतलब है पहले जो है ये विलय की नीति चलती थी कि यदि किसी का कोई वारिस नहीं है तो उसकी पूरा राजपाट छीन लिया जाता था, ठीक। अगला प्रश्न है, प्रश्न 9 दिया है, यहाँ देखें, बहुत अच्छे से समझिए। निम्नलिखित पंक्तियों का जो भावार्थ है अपने शब्दों में लिखना है। देखिए यहाँ पे पंक्ति दी है कि हमको जीवित करने आई वन स्वतंत्रता नारी थी और दिखा गई पथ सिखा गई और हमको जो सीख सिखाना थी। तो देखिए झांसी की रानी इस प्रकार के जो रानी हुई हैं वह है हम देशवासियों को मार्गदर्शन कर हमें स्वतंत्रता का रास्ता दिखा गई और अपने देश को आज़ादी का पाठ भी पढ़ा गई थी। इस प्रकार की महिला हुई है। प्रश्न 10 देखिए, डलहौजी की प्रसन्नता का क्या कारण था। तो क्योंकि झांसी की जो रानी थी वो झांसी के राजा का निधन निशानी संतान हो गया था, है ना। तो जो वहाँ के राजा थे उनकी निशानी उनकी संतान हो गई थी, है ना। यहाँ देखिए प्रश्न 11 है, इसमें है रानी लक्ष्मीबाई और उनके पति की जोड़ी की तुलना कवित्री ने किन किन से की है। तो अब देखिए जो कवि है किस प्रकार से वर्णन करता है रानी लक्ष्मीबाई और उनके पति के बारे में। तो रानी लक्ष्मीबाई और उनके पति की जोड़ी की तुलना उन्होंने कवित्री ने जो चित्र व अर्जुन तथा शिव और पार्वती से की है। किससे की है? चित्रगुप्त अर्जुन हुए हैं, इस प्रकार शिव और पार्वती जी, है ना, यानी सीधे सीधे भगवान से इनकी तुलना की थी। प्रश्न 12वां देखिए, इसमें दिया गया है, ये पंक्ति दी गई है, यहाँ पर पंक्ति को पढ़िए और इसका भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ देखें, तो ये जो पंक्ति दी गई है इसमें है प्रश्न 11 और दिया गया है कि इन पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुँचा
आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच दी, हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर बाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, और बुंदेले हरबोलों के माँ। हमने सुनी कहानी थी। ये कहानी हमने, जो पहले हरबोले आते थे वो हमें ये कहानी सुनाते थे, यानी सभी को ये कहानी याद है, सभी को सुनाई गई है। और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना। इस प्रकार की ये जो कविता थी, ये हर जगह हरबोलों के मुँह सभी ने सुनी है, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे बड़े बड़े नगर हों, तो सभी ने इस कहानी को सुना है। और यहाँ देखिए, यानी वो इस कहानी के माध्यम से जो हरबोलों ने इनकी गाथा गाई है, तो इनकी गाथा जो है बाद में लिखी गई है कि वाकई में जो झांसी की रानी थी वो किस प्रकार से थी और उनका साहस क्या था। तो रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और उनके अद्भुत युद्ध कौशल की कहानियाँ झांसी के मैदानों में बिखरी पड़ी हैं। युद्ध के दौरान वे पुरुष रूप धारण कर कहर बरसाती थी। यहाँ सा लिख लें, बरसाती। अंग्रेजों से छिड़े भीषण युद्ध में अंग्रेजों की सेना का लेफ्टिनेंट वाकर जो रानी से युद्ध करने के लिए आ गया था, तो रानी ने अपनी चमचमाती तलवार खींच ली, और इसके साथ ही दो बिना बराबरी के योद्धाओं, माने देखिए एक पुरुष और एक महिला में युद्ध आरंभ हो गया। किंतु रानी लक्ष्मीबाई के रण कौशल के आगे उसकी एक न चली, और वह शीघ्र ही घायल होकर मैदान से भाग गया। उसे एक महिला के यूं वीरता प्रदर्शन पर काफी आश्चर्य हुआ था। बुंदेलखंड के हरबोलों से इसी कहानी को गाते हैं, और कि इस झांसी वाली रानी ने मर्दों की तरह साहस से अंग्रेजों से खूब डटकर युद्ध किया था। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये रानी थी। प्रश्न 13 देखिए, इसमें है कि महारानी लक्ष्मीबाई के गुणों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो रानी लक्ष्मीबाई ऐसी ही एक शख्सियत थी जिन्होंने ना सिर्फ अपने जीवन काल में लोगों को प्रेरित किया, बल्कि आज तक वो हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। हम सभी उनसे शिक्षा लेते हैं। एक महिला जो मात्र 25 वर्ष की आयु में अपने पति और पुत्र को खोने के बाद भी अंग्रेजों को युद्ध के लिए ललकारने का जज्बा रखती है, और वह निस्संदेह हर मानव के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेंगी, और हैं भी, और हुई हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये जो पाठ है, मैं प्रश्न 1 से 13 तक दिए गए थे वो सभी हमने समझ लिए। अपनी एड ग्रेड में इनको लिख लीजिए। यह है पाठ 12, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि पाठ 12, इसके पहले वाले जो पाठ 1 से 11 थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। यदि आपने किसी कारणवश इनको नहीं समझा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ पर जाकर के सभी लिंकों को खोलेंगे तो ये सभी पाठ आपको मिल जाएंगे। और सबसे अच्छा तरीका रहता है कि प्ले लिस्ट पर जाकर के देख लें। तो यहाँ देखिए, नीचे यहाँ पर गणित वाली सर के नाम से चैनल है, नीचे गणित वाली सर लिखा है, इसको क्लिक करें, और फिर देखिए दाहिने हाथ तरफ आपको प्ले लिस्ट लिखा मिलेगा। इसको क्लिक करेंगे तो प्ले लिस्ट खुल जाती है, और उस प्ले लिस्ट पर सभी वीडियो सभी विषयों की आपको प्राप्त हो जाएंगी, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है। तो आज हम देखेंगे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, इनकी विषय में हम पढ़ेंगे। और इस देखिए यहाँ पर पाठ के पूर्व की तैयारी भी दी गई है, और प्रत्येक पाठ में हमने देखा है कि इसमें हम थोड़ी थोड़ी जो ग्रामर दी गई है, ग्रामर को भी हम समझते चल रहे हैं, क्योंकि हिंदी में मेन यानी मुख्य चीज़ जो समझने की रहती है वो होती है ग्रामर, है ना। तो देखिए इसमें दिया गया है, यहाँ बताया जा रहा है कि इस पाठ में होमी जहांगीर भाभा के बारे में तो हम पढ़ेंगे ही, इसका सारांश भी दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें तो इसमें दिया गया है कि पाठ के अंतर्गत उपसर्ग एवं प्रत्यय, इसमें इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे कि उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं। ठीक है। जो क्रियाएं होती हैं, देखिए यहाँ पे कुछ शब्द इस प्रकार से भी आए हैं, जैसे यहाँ पे देखें तो मैं पढ़ती हूँ, गाती हूँ, गाया था। वाक्य में ये काम का बोध तो करा रहे हैं, है ना। इसके बाद में ये हमें जो यहाँ पे क्रियाएं दी गई हैं, तो हमें क्रियाओं किस रूप में होना चाहिए ये भी यहाँ पे पता चल रहा है। और पूरा हमारा जो विवरण दिया गया है वो पाठ में भी दिया गया है। तो इस प्रकार से जो क्रियाएं होती हैं वो कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, इनके बारे में भी इस पाठ में, या इससे जो हमारे प्रश्न उत्तर दिए हैं एड ग्रेड के, इनके माध्यम से हम समझेंगे। कर्ता रहता है, कर्म रहता है, क्रियाकलाप रहता है, तो इन सभी को जो व्यक्त करते हैं वो क्रिया मुख्य क्रिया कहलाती है। क्रिया जो हमारी होती है उसमें बाद में ना लगा रहता है, हमने देखा है ना। तो इस प्रकार से क्रिया होती है। आगे चलिए, इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर देखें तो वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय है, प्रत्यय के बारे में समझेंगे।
वैज्ञानिक, एक आ रहा, क्या आ रहा, एक, वैज्ञानिक, है ना। तो एक प्रत्यय, ये प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखें प्रश्न 2 दिया है कि अणुशक्ति का विकास करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे। अणुशक्ति का जिन्होंने सर्वप्रथम विकास किया था वो थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, जो हम अभी इस पाठ में पढ़ भी रहे। प्रश्न 3 यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च नामक संस्था की स्थापना क्यों की गई है। तो यहाँ देखिए, अणु एक शक्ति है। क्या है, एक अणु शक्ति है। इसकी रचनात्मक प्रयोग करने के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च नामक संस्था की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो अणु शक्ति के रूप में इन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे एक फंडामेंटल रिसर्च नामक स्थापना हुई और वो वहाँ पे बहुत बड़ा संस्था बनी। ठीक, प्रश्न 4 देखिए। यहाँ पर प्रश्न 4 में दिया गया है कि अणु शब्द का अर्थ लिखें। तो अणु देखिए, हम विज्ञान में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पूछा गया है, इन्होंने बताया कि 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर के बनने वाली जो संरचना होती है वो अणु कहलाती है। 2 या 2 से अधिक भी मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन 2 तो होना ही चाहिए परमाणुओं को। जब ये 2 परमाणु मिल जाते हैं तो किसकी संरचना हो जाती है, एक है अणु बन जाता है, परमाणु से अणु। ठीक, तो इस प्रकार से बनते हैं। अब यहाँ प्रश्न 5 दिया गया है, सुधन गंध, जैसे यहाँ पे लिखा सुगंध, इसी प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग करके 2 नवीन शब्द और बनाइए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सुधन राग सुराग, सुधन गम सुगम। ठीक, ये हमारे इस प्रकार से ये उपसर्ग सु क्या आ जाएगा है, उसमें उपसर्ग है इन शब्दों में। चलिए आगे देखें तो प्रश्न जो 6 दिया गया है, प्रश्न 6 में है कि ई प्रत्यय लगाइए और 2 शब्द बनाइए। ई है, ठीक है ना। तो ई प्रत्यय इस प्रकार से लगा जाता है, राष्ट्र धन ई है राष्ट्रीय, मानव धन ई है मानवीय। ठीक है, अब यहाँ देखो प्रश्न 7 दिया है कि डॉक्टर भाभा को संगीत से विशेष लगाव कैसे हुआ था। तो जो डॉक्टर भाभा थे उनको बचपन में ही उनके पिताजी ने ग्रामोफोन दिया, जिसे सुनकर उन्हें संगीत से विशेष लगाव हो गया था। ठीक है ना। तो पहले के जो लोग थे इस प्रकार से कि बहुत सौ के ऐसे घर थे जिनको मतलब संगीत सुनने मिलता था, है ना। तो जो पहले ग्रामोफोन भी चलते थे और इसके बाद में आपने रेडियो देखे होंगे, तो रेडियो जैसे लोग बाग सुनते थे तो उससे भी संगीत का एक प्रकार से लगाव, एक दूसरे को आकर्षित करने वाले उसमें ऐसे गीत है और लय तानबद्ध में होते हैं कि वह सुन के एक बाद हमें लगता है कि हम भी इसी प्रकार से गाएं। चलिए यहाँ देखो प्रश्न 8 तो दिया है कि इस पाठ के अनुसार भारत में वैज्ञानिक प्रगति का मार्ग किस प्रकार खुल गया था। तो इसके बाद जो है भारत में बहुत वैज्ञानिक हुए। ट्राम्बे अणुशक्ति के कारण भारत में वैज्ञानिक प्रगति का मार्ग खुल गया था। किसके, ट्राम्बे अणुशक्ति के कारण, ये शब्द है, ये हमें याद रखना है। प्रश्न 9, डॉक्टर भाभा की एकमात्र इच्छा क्या थी। तो डॉक्टर भाभा की मात्र इच्छा थी कि वह भारतीय वैज्ञानिकों के क्षेत्र में आगे बढ़ें। उनकी इच्छा थी कि हमारा जो भारत है, हमारे भारत में ढेर सारे वैज्ञानिक हों और वैज्ञानिक की दृष्टि से हमारा देश क्या हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। आज भी हम देख रहे हैं। तो बस यही प्रक्रिया बन रही है कि हमारा भारत देश है तो वैज्ञानिकों के आधार पर भी हमारे देश का नाम पूरे विश्व में उजागर हो रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए प्रश्न 10 दिया गया है, 24 जनवरी 1966 को डॉक्टर भाभा के साथ हुए हादसे का वर्णन यहाँ पे लिखिए। तो 24 जनवरी 1966 को भारतीय विमान सेना का जो कंचनजंगा है वहाँ पर मुंबई से जिनेवा जाते समय माउंट ब्लैक नामक पर्वत से टकराकर वो जो है विमान गिर गया, जिसमें डॉक्टर भाभा की मृत्यु हो गई थी। डॉक्टर भाभा लिखना, वाह में आगे लगा देना यहाँ पे भाभा। ठीक, आगे जो प्रश्न दिया गया है इसको देखिए। प्रश्न 11 दिया है कि डॉक्टर भाभा वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक कला प्रेमी भी थे। पाठ के आधार पर अपने शब्द लिखिए। तो जो भारत के एक प्रमुख वैज्ञानिक और स्वप्न दृष्टा थे जिन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना की थी। इन्होंने मुट्ठी भर वैज्ञानिकों की सहायता से बने थोड़े से वैज्ञानिक 1944 में नभ की ऊर्जा पर अनुसंधान आरंभ किया था। और इसके साथ साथ डॉक्टर वैज्ञानिक क्षेत्र के अलावा कला के क्षेत्र में भी उन्होंने डॉक्टरी वैज्ञानिक जो थे उनके क्षेत्र में और उसकी कला के क्षेत्र में भी और चित्रकला के क्षेत्र में बहुत अभी रुचि रखते थे। तो इस प्रकार थे कौन, डॉक्टर भाभा। ठीक, चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न है,
प्रश्न 12 दिया कि अणुशक्ति के बारे में डॉक्टर भाभा के विचार लिखे हैं। तो डॉक्टर भाभा अणुशक्ति से अणुबम बनाने के पक्ष में नहीं थे। अणुबम से लाखों लोगों की जान चली जाती है, इसलिए वे अणुशक्ति का प्रयोग शांतिपूर्ण और रचनात्मक कार्यों के लिए करना चाहते थे। ठीक, तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न है 1 से 12 तक दिए हैं, आपने अच्छे से समझे। एट ग्रेड बुक में इनको लिख लें, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में जो प्रश्न हैं वो इसी में से पूछे जाते हैं। और वीडियो को आप 1-2 बार जरूर देखिए, जिससे कि आपको ये सभी सब प्रश्न दिए गए हैं अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है ना। तो चलिए आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। और मैं बार बार कहता हूँ कि यदि आप आगे देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके रखें। आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अब दोबारा आपको नहीं करना, क्योंकि सब्सक्राइब हो जाता है तो फिर आपको वीडियो मिलने लगती हैं। और जो यहाँ पे प्रत्येक वीडियो दी गई हैं उनको लाइक करते चलना है। ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद।